U26 हिंदी अध्याय 251 कोन शेंग _1 कोन शेंग मो हुआ कुछ उलझन में था। क्या ये कोन परिवार का व्यापारी कारवां है? एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया। यह एक साधारण कारवां है जो गोलियन ले जा रहा है और व्यापार करने के लिए किंगक्सुआन शहर से होकर तोंगक्सियन शहर जा रहा है। मो हुआ को समझ में नहीं आया तो फिर कोन परिवार का वह युवा स्वामी इस कारवां में क्यों है? एल्डर यू के हाव भाव में अवर्णनीय जटिलता का भाव था। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था, जी किंगबय और उसके बेटे को मारना चाहता था और फिर फूल लैंड को वापस ले जाना चाहता था। मो हुआ चुप हो गया और फिर पूछा, क्या वह एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर है? एल्डर यू ने आह भरी, ठीक आपकी तरह, क्यूई शोधन के 7वें स्तर पर। मो हुआ की अभिव्यक्ति भी अवर्णनीय रूप से जटिल हो गई और उन्होंने कहा, उसका मस्तिष्क किसी सुअर ने खा लिया होगा। व्यापारी कारवां के साथ अकेले बाहर निकलने का साहस करना, यहां तक कि बिग ब्लैक माउंटेन के आंतरिक पर्वत में प्रवेश करने का साहस करना, क्या वह नहीं जानता कि मृत्यु क्या मंत्र देती है? एल्डर यू ने कहा, सुना है कि यह कोन शेंग बचपन से ही बिगड़ा हुआ है, स्वार्थी और अतिवादी स्वभाव का है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे जो चाहिए होता था वह मिलता था और जो कुछ भी वह करना चाहता था वह करता था और कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने साथी साधकों को पीटने और महिला साधकों को जबरदस्ती ले जाने जैसे कई कृत्य किए हैं, लेकिन किसी ने भी उससे निपटने की हिम्मत नहीं की। बाद में गलियों में उसने फूल लैंड की खूबसूरती देखी और उसके मन में बुरे विचार आए। वह फूल लैंड को अपनी उपपत्नी बनाना चाहता था। फूल लैंड इससे सहमत नहीं थी, इसलिए उसने लगातार उसका पीछा किया, जिससे फूल लैंड की मां की मृत्यु हो गई। अंततः जी पिता और पुत्र ने धर्मी क्रोध से भरकर उसे पीटा, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोन शेंग अपमान को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने कोन परिवार के साधकों को जी पिता और पुत्र को मारने के लिए उनके पीछे भेज दिया और बाद में अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए पाप साधकों को रिश्वत भी दी। लेकिन पाप साधक असफल रहा। कोन शेंग क्रोधित हो गया, वह स्वयं आना चाहता था। कोन परिवार असहमत था और उसने अपने हृदय में द्वेष रखते हुए अपना वेश बदल लिया और गुप्त रूप से कारवां का पीछा करते हुए तोंगशियान शहर की ओर बढ़ गया। एल्डर यू ने सब कुछ विस्तार से बताया। ये सुनकर मो हुआ को ये कुछ अकल्पनीय लगा। ये कोन शेंग वास्तव में कियान जिन से भी अधिक मूर्ख था। जब कियान जिन कोई काम करता था तो कम से कम उसे ये तो पता होता था कि उसे अपने आदेश का पालन करने के लिए अनुयायियों का एक समूह साथ लाना है, और वह शायद ही कभी शहर से बाहर जाता था। इस कोन शेंग ने अपने साथ कोई अनुयायी नहीं लाए थे, वास्तव में बाहर निकलने का साहस किया और यहाँ तक कि हत्या करने के लिए मामले को अपने हाथों में लेने के बारे में भी सोचा। क्या वह सचमुच सोचता है कि कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करता? तो उसने पाप साधकों को मारने के लिए आत्मा पत्थर खर्च किए, लेकिन अंत में शहर छोड़ने के लिए खुद को छिपाने के लिए वह खुद पाप साधक द्वारा मारा गया। मो हुआ ने धीरे से कहा। सीधे शब्दों में कहें तो बस इतना ही। एल्डर यू की अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी, लेकिन वह मारा गया है या नहीं यह अभी भी अनिश्चित है। ये भी संभव है कि उसका केवल अपहरण कर लिया गया हो। मो हुआ को कुछ संतुष्टि हुई। वह हंसा और बोला, जो बोओगे वो काटोगे, वह बिल्कुल इसका हकदार था। जिंदा रहने से मरना बेहतर है, वरना स्पिरिट स्टोन्स की बर्बादी होगी। एल्डर यू ने सुना और खुद को हंसने से नहीं रोक सके, लेकिन एक पल बाद उन्होंने आह भरी, फिर भी यह मामला परेशान करने वाला है। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह जीवित है या मृत? मो हुआ हैरान था। कोन शेंग जी पिता और पुत्र से रंजिश रखता था और बिग ब्लैक माउंटेन में लापता हो गया। कोन परिवार को शक है कि यह जी भाइयों ने किया है और वे चाहते हैं कि हम इसमें शामिल लोगों को उनके हवाले कर दें। मो हुआ की भौहें उठ गईं। वे सपना देख रहे होंगे, वे इस तरह लोगों को कैसे धमका सकते हैं? एल्डर यू ने सिर हिलाया। वास्तव में यह अत्यधिक बदमाशी है। मो हुआ ने चिंतित होकर पूछा, क्या हम कोन परिवार को हरा सकते हैं? एल्डर यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, अब तो कियान परिवार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहर से बाहर का कोन परिवार तो दूर की बात है। अगर उन्होंने कोई उपद्रव करने की हिम्मत की तो हमारे हाथों में जो चाकू हैं वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। मो हुआ ने संतोष से सिर हिलाया। अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो हम उन सभी को मार डालेंगे, उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। फिर से एल्डर यू ने कहा, हालांकि वे सीधे यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह संभावना है कि वे किंगक्सुआन शहर में ताओवादी न्यायालय के माध्यम से दबाव डालेंगे। क्या किंगशुआन शहर का ताओवादी न्यायालय तोंगशुआन शहर के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? ये ताओवादी न्यायालय को तय करना है।
मैं खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। जब वह पुल हमारे पास आएगा तब हम उसे पार कर लेंगे। हम मोहुआ ने सिर हिलाया। अपनी बात कहने के बाद एल्डर यू ने मोहुआ को एल्डर यू के पास मामला ले जाने के लिए छोड़ दिया। मोहुआ कुछ चिंतित था, इसलिए उसने झांग लैन से, जब वह शराबखाने में शराब पी रहा था, पूछने का मौका लिया कौन परिवार के युवा मालिक के साथ कैसा चल रहा है। झांग लैन अभी बैठा ही था और उसने अपना पे भी पूरा नहीं किया था कि उसने प्रश्न सुना और कुछ असहाय सा प्रतीत हुआ। कोन शेंग का मामला कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने भी दरबारी नेता से सुना था, और मोहुआ ने तुरंत ही जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे पकड़ लिया था। झांग लैन खुद को रोक नहीं पाए और बोली, तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, मोहुआ ने हाथ हिलाकर कहा। उसकी निगाहें झांग लैन को घूर रही थी। क्या किंगक्सुआन शहर में ताओवादी अदालत हस्तक्षेप करेगी? झांग लैन ने आह भरी। ठीक है, उसने अभी तक जवाब भी नहीं दिया था, और मोहुआ ने पहले ही अपना दूसरा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था। हालांकि टोंगक्सियन शहर में मोहुआ बहुत से लोगों को जानता था। ताओवादी दरबार के दरबारी नेता से लेकर पहाड़ों पर घूमने वाले राक्षस शिकारियों तक और सड़कों पर दौड़ने वाले बच्चों तक, वह शायद उन सभी के नाम बता सकता था। ये स्वाभाविक ही था कि वह युवा मास्टर कोन शेंग से संबंधित मामले से अवगत था। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि उसे इस मामले में मोहुआ की मदद की आवश्यकता होगी। झांग लैन ने तब कहा, ताओवादी न्यायालय का वर्तमान निष्कर्ष यह है कि कोन परिवार के युवा मास्टर को पाप साधकों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, और हमें पाप साधकों को पकड़ने और युवा मास्टर को बचाने के लिए पहाड़ में प्रवेश करने की आवश्यकता है। वह मरा नहीं है। मोहुआ कुछ हद तक निराश था। झांग लैन ने मोहुआ की ओर देखा, क्या आप उसकी मृत्यु की आशा कर रहे हैं? मोहुआ ने ईमानदारी से सिर हिलाया और कहा, एक भयानक मौत पर्याप्त होगी। झांग लैन के चेहरे पर एक पल के लिए भाव थोड़े सख्त हो गए, फिर एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि मोहुआ सही कह रही थी। अगर कोन शेंग मर गया तो किंगशुआन शहर एक विपत्ति से मुक्त हो जाएगा। ये सच है, लेकिन हमें अभी भी उसकी तलाश करनी है। इसके अलावा किंगशुआन शहर का ताओवादी दरबार भी हमारे साथ खोज करने के लिए लोगों को भेजेगा। वे कितने लोगों को भेजेंगे? बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। बहुत कम संख्या अप्रभावी होगी, बहुत ज्यादा संख्या हमारे ताओवादी न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी और अनिवार्य रूप से निषेधों का उल्लंघन करेगी। 3 या 4 का प्रबंध हो सकता है। मोहुआ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या कोन परिवार किसी को नहीं भेज रहा है? झांग लैन ने अपने पे का एक घूंट लिया और मोहुआ से अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्या किंगशुआन शहर के ताओवादी दरबार के लोग मूलतः कोन परिवार के लोग नहीं हैं? ओह, मोहुआ समझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि किंगशुआन शहर की स्थिति से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ था। ताओवादी न्यायालय के माध्यम से कार्य करने वाला कोन परिवार वैध था और इससे समय और प्रयास की भी बचत हुई। आखिरकार ताओवादी न्यायालय की कार्यवाही उनकी तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक थी। झांग लैन ने कहा, इस मामले में शायद अभी भी आपकी मदद की आवश्यकता होगी। नहीं जाऊंगा, मोहुआ ने साफ मना कर दिया। अन्य मामलों में वह झांग लैन के चेहरे की खातिर सहमत हो जाता, लेकिन इस मामले में मोहुआ को यकीन था कि वह मदद नहीं करेगा। कोन शेंग जैसे व्यक्ति को आभारी होना चाहिए कि मोहुआ ने उसे स्वर्ग भेजने के लिए पृथ्वी अग्नि संरचना का उपयोग नहीं किया। उसे बचाने की कोशिश में समय बर्बाद करने की तो बात ही छोड़ दें। इनकार करने में जल्दबाजी मत करो, झांग लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बात कोन शेंग को बचाने की नहीं है, लेकिन क्या आप उन पाप साधकों को पकड़ने में रुचि नहीं रखते? बाल्टुओ, बिल्कुल, झांग लैन ने सिर हिलाया। उसे पहाड़ पर छोड़ना हमेशा परेशानी भरा होता है। अगर वह और पाप साधकों को इकट्ठा कर ले और वे एक ताकत बन जाएं, तो पहाड़ में तुम्हारा राक्षस शिकार और भी खतरनाक हो जाएगा। फिर भी मोहुआ अनिच्छुक था। झांग लैन ने तब कहा, मामला समाप्त होने के बाद ताओवादी न्यायालय आपको इनाम देगा। इनाम? मोहुआ की आंखें चमक उठी। कैसा इनाम? झांग लैन ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर आपको पता चल जाएगा, और यह निराशाजनक नहीं होगा। बस अब मुझे बताओ। मोहुआ को ये जानने की उत्सुकता थी कि ताओवादी दरबार उसे किस प्रकार का इनाम देने वाला है। फिर भी झांग लैन ने संकोच दिखाया और इसका खुलासा करने को तैयार नहीं हुई। केवल इतना कहा, बाल्टुओ को पकड़ने में हमारी मदद करो और स्वाभाविक रूप से तुम देखोगे कि इनाम क्या है। मोहुआ ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं मदद नहीं करूंगी।
झांग लैन उसकी चालों से विचलित नहीं हुई और चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोली, तो फिर भूल जाओ, लेकिन बाद में पछताना मत। चाचा, झांग लैन निश्चित रूप से चालाक है। न खरगोश न चील। मुंह हुआ ने आह भरते हुए कहा, ठीक है। खैर, वह उस गंजे तुओ को भी पकड़ना चाहता था। इस मौके के साथ ताओवादी दरबार को थोड़ा लूटने का यह उसके लिए एकदम सही मौका था। नहीं जानता कि इस बार मैंने किस प्रकार का ऊन काटा है। मुंह हुआ अभी भी बहुत उत्सुक था, लेकिन चूंकि झांग लैन ने कुछ नहीं बताने का निश्चय कर लिया था, इसलिए मुंह हुआ ने अनुमान लगाया कि वह भी पता नहीं लगा पाएगा। मुंह हुआ ने फिर पूछा, क्या वह गंजा आदमी सचमुच इतना शक्तिशाली है? झांग लैन ने अपना सिर हिलाया। गंजा तुओ ने कई बुरे काम किए हैं, लेकिन उसकी साधना बहुत मजबूत नहीं है। अधिक से अधिक औसत पाप साधक से थोड़ी अधिक मजबूत है। और वह बॉस हो सकता है। उसकी गतिशीलता तकनीक अच्छी है, वह तेजी से बच निकलता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। मुंह हुआ समझ गया कि वरिष्ठता ही थी जिसने उसे शीर्ष पर पहुंचाया था। फिर उन्होंने पूछा, वो गंजा आदमी कौन सी गतिविधि तकनीक का उपयोग करता है? ये देखते हुए कि बाल्क 201 या 200 मॉन्स्टर हंटर्स से घिरे होने से बच गया, इससे पता चला कि उसकी आंदोलन तकनीक वास्तव में असाधारण थी। झांग लैन ने कहा, उसके पास पवन आधारित आध्यात्मिक जड़ है और वह गेल तकनीक नामक एक आंदोलन तकनीक का अभ्यास करता है, जो वास्तविक युद्ध के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज है और भागने के लिए सबसे अच्छी है। ये सुनकर मोहुआ भी इसे सीखना चाहता था, लेकिन वह पवन आध्यात्मिक मूल नहीं था, इसलिए वह इसे नहीं सीख सका। ये बहुत अफसोस की बात थी। पंचतत्वों में जल तो है, पर वायु नहीं, इसलिए वह कुछ गुप्त तकनीकें सीख सकता था, हालांकि बहुत प्रभावी ढंग से नहीं। जहां तक वायु आधारित गति तकनीकों का सवाल है, वह उन्हें बिल्कुल नहीं सीख सका। गेल टेक्निक, सिर्फ इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यह बहुत तेज है। मुंह हुआ को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी जल जेल तकनीक उस गंजे आदमी को फंसा सकती है। अपने मन में इस पर विचार करते हुए मुंह हुआ ने कहा, मुझे बताओ, तुम मुझसे किस प्रकार मदद चाहते हो? क्या आपने वह कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन इन अ माउंटेन में स्थापित नहीं किया था? जैसे जैसे झांग लैन बोल रहा था, उसने मन ही मन शिकायत की कि इस संरचना का नाम कितना जटिल है, कितना जटिल लगता है, और उसने वास्तव में मुंह हुआ को इसे बनाने का श्रेय दिया। उन्होंने आगे कहा, हम इस संरचना का उपयोग बाल्क 2 को पकड़ने में ताओवादी न्यायालय की सहायता के लिए करेंगे। कोई बात नहीं, मोहुआ ने सिर हिलाया, फिर पूछा, और फिर? इतना ही? यह इतना आसान है, यह इतना सरल है। झांग लैन ने शराब का घूंट लेते हुए इत्मीनान से कहा, अगर यह जटिल होता या इसमें वास्तविक खतरे होते तो हम आपको ऐसा करने नहीं देते। पाप साधकों के बीच कोई नींव निर्माण साधक नहीं है, और मालिक वह गंजा आदमी है, और उसके अलावा कुछ पाप साधक भी हैं। मुंह हुआ उन्हें हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन वह बच जरूर सकता है। इसके अलावा ये केवल उन्हें खोजने के लिए संरचना का उपयोग करने के बारे में था। यह मूलतः एक तुच्छ प्रयास था, बस समय लेने वाला था। मुंह हुआ अभी भी कुछ उलझन में था। क्या आप एल्डर यू से ये सब संभालने के लिए नहीं कह सकते? तार्किक रूप से राक्षस शिकार के मामलों को एल्डर यू को ही संभालना चाहिए। इसके अलावा मैंने उस संरचना का एक सेट अपने पिताजी और अंकल यू दोनों को दे दिया है। झांग लैन ने कहा, दरबार के नेता एल्डर यू के पास गए और एल्डर ने कहा कि हमें आपको ढूंढना चाहिए। बड़े ने ऐसा कहा? मुंह हुआ कुछ आश्चर्यचकित था। झांग लैन ने भौहें चढ़ाईं, एल्डर यू चाहते हैं कि आप ताओवादी न्यायालय के प्रति ऋणी रहें, इसलिए यदि भविष्य में कुछ होता है, जब तक कि यह बहुत बड़ा उपद्रव न हो, ताओवादी न्यायालय आपके लिए कवर करेगा। इसके अलावा इसे खतरनाक नहीं माना जाता है, अन्यथा एल्डर यू आपको जोखिम लेने की अनुमति देने के लिए सहमत नहीं होते। झांग लैन ने एक पल के लिए सोचा, फिर खुद को रोक न सकी और बोली, एल्डर यू वास्तव में आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जरूर। मुंह हुआ हंसा। झांग लैन ने अपना सिर हिलाया, फिर उसे याद दिलाया, कुछ दिनों में जब किंगकसुआन शहर में ताओवादी दरबार के लोग आएंगे तो हम एक साथ पहाड़ पर चलेंगे। क्या हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा? अगर हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो तब तक कौन शेंग, भले ही वह मरा न हो, वैसे भी खत्म हो चुका होगा, मो हुआ ने कहा। क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? झांग लैन मुस्कुराए। मो हुआ अचंभित रह गया, फिर मुस्कुराया, वास्तव में? तो कुछ ही दिनों में कौन शेंग के जाने तक इंतजार करो, फिर उसे बचाने जाओ और फिर बाल्क 2 को पकड़ लो। 2 उपद्रव कम हो जाए तो बिग ब्लैक माउंटेन भी शांत हो जाएगा।
झांग लैन ने मो हुआ के साथ कुछ अन्य मामलों पर बातचीत की, मांस खत्म किया, शराब पी और फिर जाने के लिए खड़ी हो गई। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि अचानक पीछे मुड़ा और मो हुआ से सावधानी के कुछ शब्द फुसफुसाए। इस बात को बाहर मत आने दो। मो हुआ चौंका। कौन सा मामला? क्या मामला? पानी से गुजरने वाले कदम के बारे में मामला। ओह, मो हुआ को याद आया। चिंता मत करो, अगर तुमने इसका जिक्र न किया होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता। कोई भी पूछे, मैं यही कहूंगा कि जल पारगमन का चरण तुमने नहीं सिखाया था। अच्छी बात है। झांग लैन ने सिर हिलाया, फिर उसके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। आपको बस इसे अपने तक ही रखना है, इसे जाने न दें, लेकिन वास्तव में इसे भूलना भी नहीं है। आखिरकार जल पारगमन चरण झांग परिवार की एक परम तकनीक थी, ऐसी बात को नहीं भूलना चाहिए। कुछ दिनों बाद, जैसा कि झांग लैन ने कहा था, किंगकसुआन शहर में ताओवादी दरबार से लोग आ गए। मो हुआ ने झांग लैन का पीछा किया और किंगकसुआन शहर के किसानों से मुलाकात की। साधकों के इस समूह का नेतृत्व एक दुबला पतला, उदास चेहरे वाला, लालची आंखों वाला मध्यम आयु वर्ग का साधक क्यूई शोधन 9वां स्तर लू हुई था, जो किंगशुआन शहर में ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक था और झांग लैन के समान पद पर था। अन्य 3 भी क्यूई शोधन के बाद के चरणों में थे, एक 7वें स्तर पर, 2 8वें स्तर पर, निचले रैंक के साथ, और किंगकसुआन शहर के प्रवर्तन नेता थे। झांग लैन ने कुछ देर तक लू हुई के साथ खोखली खुशामदीद की और मो हुआ ऐसे लोगों से निपटना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा। लू हुई ने एक नकली मुस्कान धारण की, झांग लैन की कुछ बार प्रशंसा की, फिर जी किंगबाई से मिलने की इच्छा व्यक्त की। झांग लैन ने मना नहीं किया, वह ये जानने को उत्सुक थी कि लू हुई क्या कर रही थी। झांग लैन ने जी किंगबाई को ताओवादी दरबार में बुलाया, जिसके बाद लू हुई ने सीधे मुद्दे पर आकर जी किंगबाई को पहाड़ पर अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, ताकि वह कोन परिवार के युवा मास्टर कोन शेंग को बचाने में मदद कर सके। जी किंगबाई ने भौहें चढ़ाईं। दरबारी नेता लू, आपका इससे क्या मतलब है? कोन शेंग जीवित था या मृत, इससे उसका क्या संबंध था? लू हुई ने जी किंगबाई के सर्वोत्तम हितों पर विचार करने का नाटक किया। भाई जी, युवा मास्टर के लापता होने के कारण आप खुद को इसमें शामिल होने से मुक्त नहीं कर सकते। जी किंगबाई की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। बैकवोट लू हुई ने आगे कहा, इससे पहले किंगशुआन शहर में आपने और आपके पिता ने युवा मास्टर कांत को बिना किसी कारण के घायल कर दिया था और फिर अपराधबोध के कारण वहां से भाग गए थे। युवा और उतावले युवा मास्टर कांग ने न्याय की तलाश में गलती से बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनका दुर्भाग्यपूर्ण सामना हुआ और उनका भाग्य अज्ञात रहा। उसे बचाने में आपकी विफलता भावनात्मक और तार्किक दोनों रूप से अक्षम्य है। जी किंगबाई ने कुछ गुस्से में कहा, लू हुई, निर्दोष के साथ गलत मत करो। ये स्पष्ट रूप से कोन शेंग था जो बहुत दबंग था। लू हुई ने आह भरी, इसका सार्वजनिक प्रमाण मौजूद है। आस पड़ोस के लुटेरे साधकों और कोन परिवार के अनुयायियों ने गवाही दी है कि तुमने बिना किसी कारण के युवा गुरु कोन पर हमला किया था। अब जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगे? ये स्पष्ट रूप से फ्रेमिंग था। झांग लैन ने सुनते ही भौहें चढ़ा दी और मो हुआ भी कुछ गुस्से में दिख रहा था। जी किंगबाई ने व्यंग्य किया, क्या किंगकसुआन शहर में ताओवादी दरबार वास्तव में कोन परिवार का कुत्ता बन गया है? लू हुई का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। भाई जी, आप किंगकसुआन शहर के ताओवादी दरबार की निंदा कर रहे हैं। जी किंगबाई ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं बोला। लू हुई ने फिर सख्ती से कहा, मैंने ये भी सुना है कि युवा मास्टर कांत के लापता होने के बाद आप ही थे, भाई जी, जिन्होंने स्थानीय साधकों के साथ मिलकर उन्हें गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाया था। अब लगता है यह असंभव नहीं होगा। आप? जी किंगबाई गुस्से में थे। झांग लैन ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या सुपरवाइजर लू का मतलब यह है कि टोंगजियान शहर में कानून ढीला है, साधक मिलीभगत करते हैं और युवा मास्टर कान की हत्या की एक जानबूझकर साजिश रची जा रही है? लू हुई ने हाथ जोड़कर कहा, सुपरवाइजर झांग, कृपया बुरा न माने, ये सिर्फ एक अफवाह है। झांग लैन की निगाहें बर्फीली हो गईं, कृपया अपने निराधार बयानों से सावधान रहें, पर्यवेक्षक लू। लू हुई ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, ये सच है या झूठ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भाई जी कैसे कार्य करते हैं। अगर भाई जी मदद करके यंग मास्टर कान को सफलतापूर्वक बचा सकें, तो ये अफवाहें स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगी और कान परिवार आपके और आपके पिता द्वारा किए गए अपराध को नजरअंदाज कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कान परिवार आपको और आपके पिता को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा।
लू हुई ने जी किंगबाई की ओर देखा, उसकी आंखों में उदासी थी। आप क्या सोचते हैं, भाई जी? जी किंगबाई की अभिव्यक्ति अनिश्चितता से बदल गई। वह तोंगशियान शहर तक भाग आया था, फिर भी कौन परिवार और ये कुत्ते उसे जाने नहीं दे रहे थे। वह बस एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां सुकून से रह सके। कोई विकल्प न होने पर जी किंगबाई केवल आह भर सके, तो हम वही करेंगे जो सुपरवाइजर लू कहेंगे। अच्छा, हम कल पहाड़ पर जाएंगे। लू हुई ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में निर्दयता की छाया झलक रही थी। लू हुई के चले जाने के बाद जी किंगबाई गंभीर दिखे। मो हुआ ने जी किंगबाई से पूछा, अंकल जी, ये लू हुई अच्छा इंसान नहीं है ना? जी किंगबाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुमने ध्यान दिया? मो हुआ ने सिर हिलाया, वह सांप की तरह है, हमेशा इतना चालाक और कपटी, अपनी जीभ से फुफकारता है मानो वह जहर उगल रहा हो। जी किंगबाई ने आह भरी, लू हुई धन का लालची है और बेहद निर्दयी है, उसके पास जानलेवा हथियार हैं। वह कौन परिवार के लिए काम करते समय सबसे ज्यादा समर्पित रहता है। क्या उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं? जब कौन परिवार अत्याचार करता है और ताओवादी न्यायालय में इसकी सूचना दी जाती है, तो वह उन्हें धमकियों, रिश्वत या जबरदस्ती का सहारा लेकर छुपाता है। जी किंगबाई की अभिव्यक्ति गंभीर होती गई और वह धीरे धीरे आगे बोले। 2 साल पहले कौन शेंग ने 14 या 15 साल की एक लड़की को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसकी हालत मौत से भी बदतर हो गई, और अंततः शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने ताओवादी अदालत में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन लू हुई ने उन्हें ताओवादी जेल में डाल दिया और रिहा होने से पहले कई दिनों तक यातनाएं दी, और अब वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अपनी बेटी को निराश किया है और जीने की इच्छा खो दी है, उन्होंने अपनी जान ले ली। उस समय इस घटना से काफी हंगामा हुआ, लेकिन अंततः मामला शांत हो गया। ये सुनकर मो हुआ को ठंड का एहसास हुआ और उसने झांग लैन की ओर मुड़कर पूछा, जब चीजें इतनी आगे बढ़ गई हैं, तो क्या कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है? झांग लैन को भी गुस्सा आया, लेकिन वह बस आह भरकर बोली, ये हमारे बस से बाहर है। ऐसी जगहों पर गहरी जड़ें जमाए बैठी शक्तियां आपस में गुंथी हुई हैं, उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है। मो हुआ ने कहा, ताओवादी न्यायालय के भीतर पर्यवेक्षी निकाय होने चाहिए, है ना? झांग लैन थोड़ा हैरान हुआ, तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने अनुमान लगाया, मो हुआ ने कहा। ताओवादी न्यायालय पर्यवेक्षण के लिए तंत्र बनाए बिना स्थानीय न्यायालय को शक्ति सौंप नहीं सकता था, अन्यथा स्थानीय न्यायालय बिना किसी जांच और संतुलन के बेईमानी से कार्य कर सकते थे। झांग लैन ने सिर हिलाया, ताओवादी न्यायालय में वास्तव में एक पर्यवेक्षण न्यायालय है जो यह निगरानी करता है कि स्थानीय न्यायालयों के कार्य ताओवादी कानून का उल्लंघन करते हैं या नहीं। हालांकि पर्यवेक्षण न्यायालय गुप्त रूप से कार्य करता है और सीमित जनशक्ति के साथ हर आधार को कवर नहीं कर सकता। मो हुआ की आंखें चमक उठीं, चाचा झांग, आप एक कबीले के सदस्य हैं, है ना? झांग लैन को एक अशुभ अनुभूति हुई, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या आप पर्यवेक्षण न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं? झांग लैन ने बेबसी से कहा, शिकायत दर्ज करना इतना आसान नहीं है। 9 स्टेट बहुत बड़ा है, और झांग कबीले का प्रभाव हर जगह नहीं है, यहां तक कि पर्यवेक्षण न्यायालय भी शायद इसे दर्ज न करा पाए। क्यों न इसे एक प्रयास दें? झांग लैन ने आह भरी, ठीक है, मैं वापस संदेश भेजकर पूछूंगी। लेकिन अपनी उम्मीदें ज्यादा मत बढ़ाओ। शक्तिशाली अजगर स्थानीय सांप को दबा नहीं पाता, खासकर ऐसी छोटी जगहों पर जहां विभिन्न शक्तियों ने गठबंधन बना लिए हैं, और खरपतवार को जड़ से उखाड़ना नामुमकिन है। थोड़ी सी भी छटाई करने से मदद मिलेगी। मो हुआ मुस्कुराया, धन्यवाद अंकल झांग। जी किंगबाई ने भी अपना उत्साह दिखाते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सुपरवाइजर झांग। झांग लैन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे यही करना चाहिए। कुछ समय तक हमें इस मामले में कोई खबर नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमें उन पाप साधकों को पकड़ना होगा और कौन शेंग को ढूंढना होगा, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा, हमें नतीजा चाहिए। और उस लू हुई से सावधान रहना, वो बहुत चालाक है। मो हुआ ने सिर हिलाया, चिंता मत करो। लू हुई, मो हुआ ने चुपचाप उस पर ध्यान दिया। यदि उसने परेशानी पैदा करने के लिए टोंगक्सियन शहर में आने की हिम्मत की, तो छोड़ने के बारे में मत सोचो। अगले दिन वे बाल्क तुओ को पकड़ने के लिए पहाड़ में घुस गए और संयोगवश कोंग शेंग को बचाने के लिए भी, जिसका भाग्य अज्ञात था। तोंगशियान शहर के ताओवादी दरबार के 10 प्रवर्तन नेता, दरबारी नेता झांग लैन के नेतृत्व में रवाना हुए।
लू हुई किंगशुआन शहर की ओर से प्रभारी थे, जबकि मॉन्स्टर हंटर्स की ओर से केवल 3 लोग थे, जी किंगबाई, मो शान और मो हुआ। मो शान जी किंगबाई से परिचित थे और मो हुआ के बारे में चिंतित थे, इसलिए वह बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करने में उनके साथ शामिल हो गए। लू हुई ने इन कार्मिक व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मो हुआ को देखकर वह फिर भी भौंचक्का रह गया। दरबार के नेता झांग, ये छोटा सा किसान किस काम का है? लू हुई की निगाहें तेज हो गईं जब उसने झांग लैन से पूछा। झांग लैन ने स्पष्ट रूप से कहा, हमें पहाड़ पर जाने के लिए उसकी आवश्यकता है। रास्ता दिखाओ। उसके द्वारा। लू हुई के चेहरे पर कुछ आश्चर्य और थोड़ी सी उपेक्षा थी। झांग लैन ने उसकी ओर देखा, क्या कोर्ट लीडर लू को कोई आपत्ति है? लू हुई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। उसने और कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या यह मॉन्स्टर हंटर्स के पास लोगों की कमी है, या ताओवादी न्यायालय के पास योग्यता की कमी है, जो वास्तव में ऐसे छोटे व्यक्ति को नेतृत्व करने दे रहा है। समूह ने शहर छोड़ दिया और बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश किया, तथा बाहरी पर्वत को पार कर आंतरिक पर्वत में प्रवेश किया। भूभाग अचानक खतरनाक हो गया, जंगल छायादार हो गया, तथा धुंध और भी अधिक तीव्र हो गई। सभी ने मियाज्मा रिपेलिंग गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया, फिर अस्थायी रूप से बसने के लिए एक शिविर स्थल ढूंढ लिया। मुझे आश्चर्य है कि कोर्ट लीडर झांग ने क्या व्यवस्था की है? लू हुई ने पूछा। झांग लैन वास्तव में उससे परेशान नहीं होना चाहती थी, लेकिन चूंकि वे एक साथ अभिनय कर रहे थे, इसलिए उसे चीजें स्पष्ट करनी पड़ी। इना माउंटेन में कुछ संरचनाएं स्थापित की गई हैं, और जब भी लड़ाई होगी, हम उसका पता लगा लेंगे। एल्डर यू ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगले कुछ दिनों तक मॉन्स्टर हंटर्स को पहाड़ में मॉन्स्टर बीस्ट्स का शिकार करने से बचना चाहिए, इसलिए यदि मॉन्स्टर बीस्ट्स के बीच मौत से लड़ने के अलावा कोई लड़ाई होती है, तो ये बहुत संभव है कि बाल्टुओ हत्या और डकैती करे। लू हुई का दिल बैठ गया, क्या ऐसी कोई रचना है? मुझे आश्चर्य है कि यह किस गुरु की कृति है। मो हुआ उसके बगल में भावशून्य खड़ी रही। झांग लैन ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये तुम्हारे बगल में बैठे मास्टर का काम है। हालांकि उन्होंने यह बात सीधे तौर पर नहीं कही, बल्कि केवल इतना कहा, आपको अंततः पता चल जाएगा। लू हुई हैरान दिखी। झांग लैन ने बातचीत जारी नहीं रखना चाहा, इसलिए कहा, हम 2 टीमों में बढ़ जाएंगे और हर एक के पास एक कंपास फॉर्मेशन होगा। अगर कोई लड़ाई होती है तो हम मुआयना करने जाएंगे। अगर हमारा सामना बाल्टुओ से भी हो जाए, तो भी जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, कार्रवाई करने से पहले सबके इकट्ठा होने का इंतजार करें। मो शान और मो हुआ दोनों के पास कंपास डिस्क थी, वे 2 टीमों में विभाजित हो गए, और अगले कुछ दिनों तक वे पाप साधक के बारे में सुराग खोजने के लिए पहाड़ों पर गश्त करते रहे और रात में शिविर स्थल पर मिलते रहे। कई दिन बीत गए, बाल्टुओ का कोई पता नहीं चला, यहाँ तक कि एक भी पाप साधक का पता नहीं चला, जिससे समूह में सूक्ष्म संदेह पैदा हो गया। हालांकि पहाड़ों में शिकार की तलाश करने वाले मॉन्स्टर हंटर्स की तरह इसके लिए भी अंततः धैर्य की आवश्यकता थी। कई दिनों बाद, एक निष्फल खोज के बाद, मो हुआ, जो एक घने जंगल में आराम कर रहा था, झांग लैन से बोला, अजीब बात है, हम उन्हें कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। झांग लैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, ये वास्तव में अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाल्टुओ अब बिग ब्लैक माउंटेन में नहीं है? झांग लैन ने सोचा, यह असंभव नहीं है। अगर ऐसा है तो यंग मास्टर कांग शायद मर चुके हैं, मो हुआ ने थोड़े से दुख के साथ कहा। लू हुई ने मो हुआ को ठंडी नजर से देखा, युवक कृपया अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान रहें। ठीक है, मो हुआ ने अपनी बात बदली और आह भरी, संभवतः यंग मास्टर कांग का भाग्य खत्म हो गया है। लू हुई को यह टिप्पणी सुनकर अपनी पलकें झपकती हुई महसूस हुई। झांग लैन ने आह भरी। ऐसे समय में मो हुआ की मानसिकता अभी भी शब्दों से बहस करने की थी। लेकिन दूसरी बार सोचने पर इस मामले का वास्तव में मो हुआ से कोई लेना देना नहीं था, वह तो चाहता था कि बाल्टुओ कोनशेन को मार डाले। झांग लैन ने भी वास्तव में यही सोचा था, लेकिन वह अपने काम से अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकता था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी ने कंपास डिस्क पर प्रकाश बिंदुओं के आधार पर लोगों की खोज जारी रखी। हालांकि अधिकांश प्रकाश बिंदु राक्षस जानवरों को मौत से लड़ते हुए दर्शाते थे, केवल एक छोटा सा हिस्सा क्षेत्र के बाहर से शिकार करने वाले अन्य राक्षस शिकारियों का था, और पाप साधकों का कोई संकेत नहीं था। दोपहर तक उनका सामना मॉन्स्टर हंटर्स के एक समूह से नहीं हुआ, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 4 या 5 थी। वे टोंगक्सियन शहर के राक्षस शिकारियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मो हुआ ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था।
मो हुआ ने पूछा, आप मॉन्स्टर हंटर्स कहाँ से हैं? राक्षस शिकारियों में से एक ने हंसते हुए कहा, छोटे भाई, हम तोंगजियान शहर से हैं। मो हुआ ने फिर दिशा पूछी और पूछा कि क्या उन्होंने कोई अजीब साधक देखा है। राक्षस शिकारियों के समूह ने उत्तर दिया, हमने किसी अन्य साधक को नहीं देखा है। मो हुआ ने सिर हिलाया और फिर उनसे अलग हो गया। कुछ कदम चलने के बाद मो हुआ ने झांग लैन को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। झांग लैन की निगाहें तेज हो गईं और उसने हल्के से सिर हिलाकर दूसरे ताओवादी दरबारी साधकों को इशारा किया। फिर वे चुपके से वापस मुड़े और राक्षस शिकारियों के समूह का पीछा करते हुए एक घाटी में पहुंच गए। राक्षस शिकारियों का समूह घाटी में प्रवेश कर गया और फिर दृष्टि से ओझल हो गया। मो हुआ ने कहा, उनका अड्डा यहीं होना चाहिए। लू हुई ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वे राक्षस शिकारी नहीं हैं? क्योंकि उन्होंने टोंगक्सियन शहर से राक्षस शिकारी होने का दावा किया था, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लू हुई ने भौहें चढ़ाईं और कहा, टोंगक्सियन शहर में लगभग 1000 राक्षस शिकारी हैं, क्या आप उन सभी को पहचान सकते हैं? मो हुआ ने उसे अनदेखा कर दिया और झांग लैन की ओर मुड़कर कहा, चलो अपनी चाल चलने की तैयारी करते हैं। झांग लैन ने सिर हिलाया, मैं तुरंत सभी को इकट्ठा करूंगी। ताओवादी दरबार के साधकों ने झांग लान के आदेशों पर तेजी से काम किया और प्रत्येक ने अपनी निर्धारित भूमिकाएं निभाईं। केवल लू हुई, जिसकी आंखों में कभी कभी मो हुआ को देखते हुए अंधेरा छा जाता था, चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ योजना बना रहा हो। जैसे ही रात हुई, घाटी के भीतर आग की हल्की चमक और किसानों के बातचीत करने की आवाजें आने लगीं। झांग लैन की ओर से सभी लोग घाटी के बाहर एकत्रित हुए थे तथा अपनी आकृति छिपाने के लिए एक बड़े पत्थर और उसके आसपास की ऊंची घास का उपयोग कर रहे थे। झांग लैन ने धीमी आवाज में कहा, मैं आज दोपहर से देख रही हूं। उनके पास 20 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें बाल्टुओ और एक आंख वाला कल्टीवेटर भी शामिल है। सब अंदर हैं। यह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। या तो ये बाल्टुओं की पहले से छिपी हुई ताकतें थीं या फिर हाल ही में इकट्ठा हुए पाप साधक। फिलहाल उनके पास संख्यात्मक बढ़त नहीं थी। अगर उन्हें हमला करना होता तो उन्हें दुश्मन को चौंका कर उसे अचंभित करना पड़ता। जी किंगबाई ने कहा, लगता है वे शराब पी रहे हैं। अभी कार्रवाई करने का सही समय है, लेकिन अब बहुत अंधेरा हो गया है और कुछ भाग भी सकते हैं। बेहतर होगा कि भोर में ही हमला किया जाए, जब उजाला होने ही वाला हो। मो शान ने सिर हिलाया और कहा, सुबह के समय हमला करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वे नशे में होंगे और नींद में होंगे, उस समय सबसे कमजोर होंगे। झांग लैन ने सहमति जताते हुए कहा, तो फिर हम मो के सुझाव का पालन करते हैं। उसके बाद झांग लैन ने मो शान और जी किंगबाई के साथ विस्तार से चर्चा की, जबकि लू हुई चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। उसकी नजरें कभी कभी जी किंगबाई पर टिकी रहती, लेकिन वह अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता। चर्चा समाप्त होने के बाद झांग लैन ने कहा, हमें घाटी के मुहाने को बंद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये घाटी काफी छिपी हुई थी, जिसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जिसकी रक्षा करना तो आसान था, लेकिन आक्रमण करना मुश्किल। हालांकि चूंकि प्रवेश द्वार एक ही था, इसलिए एक बार उसे बंद कर देने पर पाप साधकों का समूह घड़े में बंद कछुओं की तरह फंस जाता और बचकर निकल नहीं पाता। लेकिन घाटी का मुहाना न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। अकेले जनशक्ति से उसकी रक्षा करना आसान नहीं था। झांग लैन ने मो हुआ की ओर देखा। मो हुआ ने सिर हिलाया, मैं घाटी के मुहाने को सील कर दूंगा। मो हुआ ने घाटी को देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग किया, जिससे ये पुष्टि हुई कि पाप साधकों का समूह शराब में डूबा हुआ था। ये लापरवाही का एक उपयुक्त अवसर था जब उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया, और फिर वह सावधानी से घाटी के पास पहुंचा। रात के अंधेरे और धुंधली दृष्टि के बीच मो हुआ झाड़ियों में छिप गया। हालांकि पाप साधक उसे देख नहीं सकते थे, फिर भी अगर उन्हें कुछ शक होता भी, तो रात की धुंधली रोशनी मो हुआ की बुनियादी छिपने की तकनीक में मददगार साबित होती, जिससे उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। उनकी छिपाने की तकनीक उन्हें पूरी तरह से अदृश्य नहीं बनाती थी। ये दिन के समय काम नहीं करती थी, लेकिन रात में ये कहीं अधिक प्रभावी थी। इसके अलावा मो हुआ की प्रबल दिव्य भावना और अपनी आभा को छिपाने के जानबूझकर किए गए प्रयास के कारण, भले ही पाप साधक दिव्य भावना से उस क्षेत्र को साफ कर दें, वे उसे नोटिस नहीं करेंगे। बहुत कम समय बचा होने के कारण मो हुआ पहले से पृथ्वी अग्नि संरचना तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए उसे इसे मौके पर ही बनाना पड़ा। घाटी के मुहाने पर बैठे हुए मो हुआ ने अपनी फॉर्मेशन पेन निकाली और उसे स्याही में डुबोकर घाटी के प्रवेश द्वार पर जमीन पर चट्टानों पर तेजी से स्ट्रोक के साथ पृथ्वी अग्नि संरचना का रेखाचित्र बनाया।
झांग लैन और अन्य लोग पहले से ही इसके आदी थे। केवल लू हुई को इस क्षण गहरा सदमा लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक एक फॉर्मेशन मास्टर था। हुआ ने पाप साधक को भयभीत किए बिना संरचना का चित्र बनाना समाप्त किया और फिर चुपचाप झाड़ियों की आड़ में पीछे हट गया। मैंने संरचना का चित्र बना लिया है, बस एक जगह छोड़ दी है। हम कल वहां से गुजरेंगे। मो हुआ ने झांग लान को फॉर्मेशन में अंतर के बारे में बताया। झांग लैन ने सिर हिलाया, आपने कड़ी मेहनत की है। लू हुई ने कहा, दरबार के नेता झांग, क्या आप जानते हैं कि युवा मास्टर कोनशेन घाटी के अंदर है? झांग लैन ने अपना सिर हिलाया, मैं पूरी दोपहर से देख रहा हूं और यंग मास्टर कांत को नहीं देखा है। मो हुआ ने भी अभी अभी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके उस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। अंदर केवल पाप साधक ही थे, एक भी साधक नजर नहीं आ रहा था। कोनशेन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा था कि अब उसे बचाना नामुमकिन था। लू हुई की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। यदि कोनशेन वास्तव में मर चुका था तो वह कोन परिवार को ये कैसे समझाएगा? झांग लैन ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और बारी बारी से पहरा देने के लिए कई साधकों को चुन लिया। बाकी सभी ने अपने कपड़े पहने, अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वे अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ने के लिए भोर का इंतजार करने लगे। गुफा के अंदर कुछ देर तक शोर जारी रहा, फिर कभी कभी हल्की खर्राटों और बुदबुदाहट के साथ धीरे धीरे कम हो गया। जैसे जैसे भोर होने लगी, ये पाप साधक अभी भी तिरछे पड़े हुए थे तथा घाटी के मुहाने के पास खड़े कुछ पहरेदार भी ऊँघ रहे थे। ये स्थान छिपा हुआ था। इतने लंबे समय तक यहाँ छिपे रहने के कारण, बिना पकड़े जाने के कारण वे अनिवार्यतः लापरवाह हो गए। झांग लैन ने अपनी तलवार निकाली, अपने पीछे खड़े लोगों से नजरें मिलाईं और धीमी आवाज में कहा, चलो चलें। समूह ने पृथ्वी अग्नि संरचना के अंतराल के माध्यम से घाटी में प्रवेश किया और एक पाप साधक को देखते ही उन्होंने सीधे उसके मुंह और नाक को ढक दिया और एक ब्लेड से उसका गला काट दिया। इस तरह कुछ लोगों को मारने के बाद अचानक उनका पता चल गया। एक पाप साधक चिल्लाया, कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शोर मच गया और हाथापाई शुरू हो गई। मो हुआ घाटी में नहीं गया। इस स्थिति में लड़ाई में उसकी भागीदारी का कोई खास महत्व नहीं था, इसलिए वह कुछ देर बाहर से ही देखता रहा। कुछ ही देर में एक पाप साधक जो हार रहा था, घाटी के मुहाने की ओर भागा और वहां पृथ्वी अग्नि संरचना पर पैर रख दिया। आग की एक चमक के साथ ये ढीले कल्टीवेटर पृथ्वी अग्नि संरचना द्वारा हवा में उड़ा दिए गए और दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर गए। कुछ ही दूरी पर यह दृश्य देखकर लू हुई की पलकें झपक गईं। इस पृथ्वी अग्नि संरचना की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक प्रबल थी। आखिर वह युवा साधक किस स्तर का फॉर्मेशन मास्टर था? इस बीच घाटी के अंदर लड़ाई भी गतिरोध पर पहुंचने लगी। ये पाप साधक कड़े प्रतिद्वंद्वी थे जिनसे निपटना काफी मुश्किल साबित हुआ। सौभाग्य से वे नशे से अचानक जागने के कारण बेहोश थे, इसलिए कुल मिलाकर स्थिति अभी भी ताओवादी दरबार के अनुकूल थी। झांग लैन अपनी गतिशीलता तकनीक का उपयोग करते हुए पाप साधकों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने में सक्षम था तथा अपने हाथ में तलवार क्यूई को संघनित करके पाप साधकों के बीच कई आध्यात्मिक साधकों पर आक्रमण करने में सक्षम था। अचानक उसकी नजर बदल गई जब उसने बाल्टुओ को भागने की कोशिश करते देखा और चिल्लाया, गंजा तुओ, उसे भागने मत देना। मो शान और जी किंगबाई बाल्टुओ से लड़ने के लिए दौड़े। लू हुई भी लड़ाई में शामिल हो गई। झांग लैन सहायता प्रदान करना चाहता था, लेकिन वह स्वयं ऐसा करने में असमर्थ था। उसे पहले पाप साधकों में से कई आध्यात्मिक साधकों से निपटना था, अन्यथा उसके अपने साधक उन आध्यात्मिक साधकों के लिए जीवित लक्ष्य बन जाएंगे। बाल्टुओ में गहन साधना थी, लेकिन वह 3 प्रतिद्वंद्वियों के सामने अपनी स्थिति नहीं बना सका और धीरे धीरे नुकसान में चला गया। जी किंगबाई ने बाल्टुओ की सुरक्षा में एक दोष देखा और अपनी छिपी हुई लकड़ी की तलवार तकनीक से उसे काट डाला, जिसका ब्लेड हल्के हरे रंग की आध्यात्मिक शक्ति से लदा हुआ था। बाल्टुओ समय पर बच नहीं सका और ब्लेड से कटने ही वाला था कि अचानक लू हुई की तलवार घूम गई और सीधे जी किंगबाई की गर्दन के पीछे जा लगी। सावधान! मो शान चिल्लाया। चेतावनी पर जी किंगबाई ने बचाव के लिए अपना ब्लेड वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मो शान, जो बाल्टुओ के साथ युद्ध में व्यस्त था, ने ये देखा। उसने लू हुई की तलवार को बलपूर्वक हटाने के लिए अपनी तलवार को कोण बनाया, लेकिन इस झटके से उसकी बांह सुन्न हो गई, उसका खून खौल उठा और उसकी गति रुक गई, जिससे उसकी कमजोरी उजागर हो गई। मो शान से लड़ते हुए बाल्टुओ ने अवसर देखा। उसकी निगाहें क्रूरता से चमक उठी
और उसने मोशान पर एक हल्के सफेद पवन ब्लेड में लिपटे ब्लेड से हमला कर दिया। बाल्क टुओ के पास दुर्लभ पवन आधारित आध्यात्मिक जड़ थी, उसके पास अत्यंत तीव्र गति की तकनीक थी और वह अपने प्रहारों में भी उतना ही तेज था। मोशान ने लू हुई की तलवार को बलपूर्वक रोका था, लेकिन उसकी सांस फूल गई थी और वह वार से बच नहीं सका। जी किंगबाई ने पलटकर अपनी तलवार आगे की ओर उठाए और मोशान के सामने खड़े होकर बाल्क टुओ के वार को झेल लिया। आध्यात्मिक शक्ति ने उसे झकझोर दिया और उसके मुंह से खून निकल आया। अवसर पाकर बाल्क टुओ हवा की तरह तेज तुरंत उनके घेरे से भाग निकला। लू हुई ने बाल्क टुओ की बात पर ध्यान नहीं दिया और जी किंगबाई पर तलवार से वार करने की कोशिश जारी रखी। झांग लैन ने जल तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके सामने ही वार कर दिया। कोर्ट लीडर लू, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? झांग लैन ने ठंडे स्वर में कहा। लू हुई शांतचित्त दिखाई दी। मैं स्वाभाविक रूप से बाल्क टुओ को मारना चाहती थी, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह बच निकला। सचमुच? झांग लैन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। तो फिर और क्या? लू हुई ने उदास स्वर में कहा। झांग लैन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे दोबारा तुम्हें गंदा खेलते हुए मत पकड़ने देना, वरना मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगी। लू हुई ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। क्या कोर्ट लीडर झांग बिना सबूत के मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? झांग लैन ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि बाल्क टुओ का पीछा किया। लू हुई की आंखों में कुछ देर के लिए एक विषैली नजर चमक उठी। इस समूह में वह केवल झांग लैन से ही डरता था, लेकिन ये सिर्फ डर था और कुछ नहीं। यद्यपि झांग लैन का कुल स्थिति उससे अधिक थी, तथापि वे दोनों अलग अलग ताओवादी न्यायालयों के पर्यवेक्षक थे, इसलिए उसे झांग लैन के रवैये को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहां आने का उनका मूल उद्देश्य यंग मास्टर कांत को बचाना और कांत परिवार पर बड़ा एहसान करना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि युवा मास्टर कांत के बचने की संभावना बहुत कम थी। इसे देखते हुए जी किंगबाई को मारने से उसे स्पष्टीकरण के साथ किंडक्सुआन शहर लौटने की अनुमति मिल जाएगी। जी पिता पुत्र का कोन परिवार से झगड़ा हुआ था और फिर वे तोंगशियान शहर भाग गए थे। अगर वे बिना किसी नुकसान के रह सकते थे, तो कोन परिवार किंगशुआन शहर के लुटेरे साधकों को कैसे डरा धमका सकता था? यदि अन्य ढीले साधक भी ऐसा ही करते, तो कोन परिवार को सम्मान पाना कठिन हो जाता। लू हुई, जो कोन परिवार के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, जानता था कि उनके हित ही उसके हित हैं। देर सवेर उसे जी पिता पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करनी ही थी। अगर जी पिता और पुत्र किंगशुआन शहर में होते, तो उनके पास उन्हें कैद करने के अनगिनत तरीके होते। समय आने पर उन्हें उदाहरण के तौर पर पेश करना ज्यादा आसान होता। चूंकि वे वापस नहीं लौटे और एक राक्षस शिकारी के संरक्षण में थे, इसलिए उसे उन्हें मौके पर ही मारना होगा, बशर्ते वह इस बारे में विवेकशील रहे। जी किंगबाई एक साधारण लुटेरा साधक था। वह गलती से जी किंगबाई को मार सकता था, फिर वापस जाकर प्रतीकात्मक सजा स्वीकार कर सकता था और मामला शांत हो जाता। और वह ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक थे। उसे यकीन नहीं था कि कोई भी उस पर बेशर्मी से हमला करने की हिम्मत करेगा, चाहे वो झांग लैन हो या ये मॉन्स्टर हंटर्स। अगर उन्होंने उस पर हाथ भी उठाया, तो ताओवादी अदालत न्याय की गुहार लगाएगी। ये दुख की बात है कि मैं अभी सफल नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी बहुत समय है, अवसर स्वयं ही सामने आएगा। जी किंगबाई को मारने से उसे कोन परिवार का समर्थन प्राप्त होगा, जबकि बाल्क टुओ को मारने से उसे महान पुण्य मिलेगा, एक जीत वाली स्थिति। जी किंगबाई पर असफल हत्या का प्रयास निश्चित रूप से उसे सतर्क कर देगा और शायद निकट भविष्य में कोई और मौका न मिले। इसलिए वह बाल्क टुओ को अभी भागने नहीं दे सकता था। लू हुई की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी जब वह भी बाल्क टुओ का पीछा कर रहा था। जी किंगबाई उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन मोशान ने उसे रोक दिया। भाई जी, लू हुई आपको मारना चाहता है। जी किंगबाई ने गुस्से से कहा, मैं पहले उसे मार डालूंगा, वरना वह तुम सबको इसमें घसीटता रहेगा। वह ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक है, यदि आप उसे मार देंगे तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे, मोशान ने गंभीरता से उत्तर दिया। लेकिन मोशान ने दृढ़ स्वर में कहा, पहले इन पाप साधकों से निपट लें, फिर बात करेंगे। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जी किंगबाई ने आह भरी और केवल सहमति में सिर हिलाया। नशे की हालत में और अचानक से पकड़े जाने के कारण पाप साधक धीरे धीरे लड़ाई में बुरी स्थिति में पहुंच रहे थे। एक एक करके वे गिरते गए, केवल एक आंख वाला साधक ही हताश होकर टिका रहा, हालांकि वह अधिक देर तक नहीं टिक सका। एक आंख वाले साधक में गति तकनीक का अभाव था।
पिछली बार वह भाग्यवश ही बच पाया था और अब घाटी में फंसकर वह उड़कर भागने में भी असमर्थ था। पवन आधारित आध्यात्मिक शक्ति में अपनी दक्षता के कारण बाल्क 2 हवा की तरह आगे बढ़ा और घाटी के मुहाने पर पहुंच गया तथा स्वाभाविक रूप से वहां स्थापित पृथ्वी अग्नि संरचना का सामना किया। बाल्क 2 ने शाप दिया, ये संरचना कहां से आ गई? मेरा रास्ता रोक रही है। फिर भी वह लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था जब तक कि अचानक उसकी आंखें ठंडी नहीं हो गईं और उसने एक पाप कल्टीवेटर को पकड़ लिया और उसे घाटी के प्रवेश द्वार की ओर फेंक दिया। अचानक पकड़े जाने पर पाप साधक को बाल्क 2 द्वारा बाहर फेंक दिया गया और फिर पृथ्वी अग्नि संरचना द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसका जीवन खतरे में पड़ गया। बाल्क 2 ने पृथ्वी अग्नि संरचना के विस्फोटों को ट्रिगर करने के लिए अन्य पाप कल्टीवेटर्स को फेंकना शुरू कर दिया। ये पाप साधक, जो अपनी सुविधानुसार एक दूसरे को भाई कहते थे, अब जब लाभ समाप्त हो गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की वफादारी नहीं दिखाई। मोहुआ द्वारा स्थापित पृथ्वी अग्नि संरचना को स्पिरिट स्टोन्स द्वारा संचालित किया गया था। ये आत्मा पत्थर झांगलैंड से प्राप्त किए गए थे। हालांकि कई इस्तेमाल किए गए थे, उनकी संख्या सीमित थी। कई विस्फोटों के बाद एक भी नहीं बचा और साधारण चट्टानें उच्च गुणवत्ता वाली संरचना माध्यम नहीं थी। कई विस्फोटों के बाद पृथ्वी अग्नि संरचना पैटर्न धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इसलिए बहुत समय नहीं बीता था कि पृथ्वी अग्नि संरचना में दरार आ गई। उस समय झांगलैंड और लुहुई दोनों घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। ये देखकर बाल्क 2 उन्मत्त हो गया। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और अपनी चालन तकनीक का उपयोग करते हुए वह घाटी से बाहर भाग गया। मोहुआ बाहर घास में छिपा हुआ था और उसका दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से प्रसारित होने लगी थी। जल कारावास तकनीक का प्रयोग करके वह बाल्क 2 को फंसा सकता था, लेकिन विचार करने के बाद उसकी आंखें झपक उठी और उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया और देखा कि बाल्क 2 पृथ्वी अग्नि संरचना से बच निकला और दूर भागते समय अपने पीछे एक छाया छोड़ गया। बाल्क 2 का आकार हवा की तरह दूर भागता हुआ सा लग रहा था। लुहुई और झांगलैंड भी उसके पीछे दौड़े। मोहुआ पीछे रह गया। घाटी के अंदर युद्ध धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। पाप साधक या तो मारे गए या पराजित हो गए और ताओवादी दरबारियों की ओर से बहुत कम क्षति हुई। थोड़ी देर बाद मो शान और जी किनबाई भी घाटी के प्रवेश द्वार पर आ गए। वे बाल्क 2 का पीछा करना चाहते थे, लेकिन मोहुआ ने उन्हें रोक दिया। पापा, मुझे भी अपने साथ चलने दो। अंकल जी को जाने की जरूरत नहीं है। जी किनबाई ने तुरंत कहा, ये कैसे काम कर सकता है? मो शान ने मोहुआ की ओर देखा, कुछ समझते हुए कहा, भाई जी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ। मो शान ने सिर हिलाया। कौन परिवार ने अपनी ताकत से दूसरों को धमकाया? यह मामला कौन परिवार की वजह से शुरू हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। गलती उनकी है। जी किनबाई ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन मोहुआ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और कहा, अंकल जी, चिंता मत करो। जी किनबाई ने और जोर देना चाहा, लेकिन मो शान और मोहुआ ने पहले ही अपनी चाल तकनीकों का उपयोग कर लिया था और बाल्क 2 का पीछा कर रहे थे। जी किनबाई वहीं रुक गया, मोहुआ की मुस्कुराहट पर विचार करते हुए। एक पल के लिए सोच रहा था, मोहुआ वास्तव में क्या करने की योजना बना रहा है। मोहुआ और मो शान ने अपनी चाल ढाल की तकनीक का प्रदर्शन किया और उसका पीछा किया तथा बीच बीच में दिशा की पुष्टि के लिए कंपास डिस्क की जांच करने के लिए रुकते रहे। झांगलैंड और लुहुई बाल्क 2 का पीछा कर रहे थे, जिसे अपनी भागने की तकनीक का उपयोग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जिससे अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव कंपास डिस्क पर स्पष्ट निशान के साथ दिखाई देने लगे। कुछ ही समय में बाल्क 2 की आध्यात्मिक शक्ति के दिव्य निशान मोहुआ की दिव्य भावना में प्रकट हुए। वायु तंत्र आध्यात्मिक मूल वाले साधक के रूप में उनकी आध्यात्मिक शक्ति हल्के सफेद रंग की थी, जिसे पहचानना बहुत आसान था। बाल्क 2 अकेले और सावधानी से जंगल में छिपा हुआ था, जिसे झांगलैंड और लुहुई ने नहीं देखा था। संभवतः वह अपनी गतिशीलता तकनीक के कारण बाल्क 2 से अस्थायी रूप से बच गया था। पिताजी, वहां पर। मोहुआ ने बाल्क 2 का स्थान बताया। मो शान की दिव्य ज्ञान शक्ति मोहुआ जितनी प्रबल नहीं थी, लेकिन उसकी दृष्टि उत्कृष्ट थी। मोहुआ की बात मानकर झाड़ियों में दुबके बाल्क 2 को देखने के लिए बस एक नजर ही काफी थी। अपनी आकृति को चमकाते हुए वह सीधे बाल्क 2 की ओर बढ़ गया। उसी समय बाल्क 2 ने भी मो शान की आकृति देखी।
कोसते हुए उसके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने और एक बार फिर अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करके दूर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बाल्क टुओ ने मन ही मन कोसा। वह झांग लैन और लू हुई को पहले ही धोखा दे चुका था। वह कुछ देर आराम करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने का इरादा रखता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे फिर से पकड़ लिया गया। हालांकि बाल्क टुओ को अपनी गति तकनीक पर पूरा भरोसा था। कई सालों से वह अपनी पवन बचत तकनीक की बदौलत फल फूल रहा था। एक पाप साधक के रूप में चाहे उसकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, दौड़ने में तेज होने से बेहतर कुछ भी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति पर्याप्त तेजी से दौड़ सकता है, तब तक वह दुश्मनों द्वारा पकड़ा नहीं जाएगा, न ही उसे ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में पाप साधक ताओवादी कौशल में अधिक शक्तिशाली और अधिक कुशल होते गए, एक के बाद एक उनकी मृत्यु हो गई या वे अपंग हो गए। केवल वही अपनी गतिशीलता तकनीक के साथ जीवन से चिपके रहकर जीवित बच गया और अंततः बड़ा बॉस बन गया। इन वर्षों में उसे अक्सर पीछा किया गया और शिकार बनाया गया। ये वर्तमान स्थिति उसके लिए सामान्य बात से ज्यादा कुछ नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसकी चाल ढाल निश्चित रूप से उसके पीछे दौड़ रहे उस मॉन्स्टर हंटर से तेज थी। फिर भी वह चाहे जितना भी भागे, जैसे ही वह आराम करने के लिए रुकता, वह मॉन्स्टर हंटर तेजी से उसके पीछे आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंख लगातार और बारीकी से उस पर नजर रख रही हो। क्या हो रहा है? बाल्क टुओ की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने ध्यानपूर्वक स्वयं का निरीक्षण किया और महसूस किया कि उसमें दिव्य अनुभूति का एक हल्का सा अंश था, जो हड्डियों को छेदने वाले कीड़े की तरह उससे चिपका हुआ था। यदि वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित न कर रहा होता तो उसे शायद ही इसका पता चलता। दिव्य भावना जितनी अधिक गुप्त थी, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली थी। गंजा टुओ की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। ये किसकी दिव्य भावना है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर मुझे देख रहा था? गंजा टुओ घबरा गया। उसकी चाल फिसल गई। मोशान ने उसकी चुप भांप ली और पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। एक उग्र अग्नि तलवार सीधे नीचे गिरा। ब्लेड की रोशनी आग की लपटों की तरह थी, जिसमें लाल आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही थी। बाल्क टुओ ने निराशा में देखा, ब्लेड से बचने के लिए अपनी गति तकनीक को सीमा तक लागू किया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा धीमा था और उसका हाथ कट गया, जिससे खून बहने के साथ ही तेज दर्द की लहर फैल गई। बाल्क टुओ के पास रुकने और मोशान से निपटने का उपाय सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोशान ने छोटी मोटी बातचीत की परवाह नहीं की और बिना एक शब्द कहे वह अपने ब्लेड के साथ आगे बढ़ गया। बाल्क टुओ कुछ समय खरीदने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि मोशान ने उसे मौका नहीं दिया, वह केवल चुपचाप शाप दे सकता था और मोशान का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकता था। जैसे ही उनकी तलवारें टकराईं, हवा और अग्नि की आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा और उनकी शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। कुछ ही मुकाबलों के बाद बाल्क टुओ को एहसास हो गया कि वह मोशान का मुकाबला नहीं कर सकता और हार निश्चित है। यदि हार अवश्यंभावी थी तो पहले से योजना बनाना बेहतर था। बाल्क टुओ ने मोशान से कुछ और राउंड तक लड़ाई की, फिर अचानक पीछे हट गया और अपना दाहिना हाथ उठाकर कई रनस प्रकट किए। मोशान आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसी समय बाल्क टुओ ने रून्स को सक्रिय कर दिया। धूल से हवा भर गई, क्योंकि पृथ्वी श्रृंखला की आध्यात्मिक शक्ति की तरंगे जमीन से निकलकर मोशान की ओर लहरों के रूप में लुढ़कने लगी। मोशान केवल पीछे हट सकता था। बाल्क टुओ की निगाहें सख्त हो गईं और वह भागने के लिए मुड़ा। इन रूनों का नाम टेराक्वेक रून था, जो उसने 3 किसानों के एक परिवार को मारने और उनके भंडारण बैगों में खोजबीन करने के बाद पाया था। इस समय उसने मोशान को पीछे हटाने के लिए इन रूनों को सक्रिय किया ताकि वह बचकर निकल सके। जब तक वह दूरी बनाने के लिए अपनी गतिशीलता तकनीक को एक बार फिर सक्रिय नहीं कर लेता, तब तक मोशान के लिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। सभी गति तकनीकों में से पवन पलायन तकनीक सबसे तेज थी। बिग ब्लैक माउंटेन में उसने अनगिनत लोगों की हत्या की और उन्हें लूटा, और अब तक कोई भी उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था। बाल्क टुओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जब उसने स्वयं को पवन प्रणाली आध्यात्मिक शक्ति में लपेट लिया, जाने के लिए मुड़ा और जाने से पहले मोशान पर एक तिरस्कार भरी नजर डाली। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज ने जकड़ लिया हो और वह अचानक हिल नहीं पा रहा हो। गंजा टुओ ने नीचे देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
कहीं से भी संघनित जल वाष्प की श्रृंखलाएं उसके चारों ओर प्रकट हो गईं, जिसने उसे उस स्थान पर मजबूती से बांध दिया। अच्छा नहीं है। बाल्टुओ अंदर से घबरा गया और जल्दी से ऊपर देखा तो देखा कि मोशान का ब्लेड एक धधकती आग की तरह आ रहा है। अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए बाल्टुओ अंततः मोशान के ब्लेड से टकराने से ठीक पहले जादू के बंधन से मुक्त हो गया। उसने मोशान के हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई। वह जादू से बच निकला था और तलवार के हमले को रोक लिया था, लेकिन उसके भागने का मौका भी खत्म हो गया था। बाल्टुओ क्रोध से भर गया और मोशान से लड़ने लगा, चिल्लाया, आखिर मुझ पर घात लगाकर हमला कौन कर रहा है। बाल्टुओ की क्रोधित आवाज चारों ओर गूंज उठी। बेशक जंगल में छिपे मोहुआ ने स्वाभाविक रूप से उसे कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि यह एक घात था, इसलिए वह खुद को प्रकट नहीं कर सका। यदि वह स्वयं उपस्थित हुआ तो फिर इसे घात आक्रमण कैसे कहा जा सकता है। मोहुआ एक बड़े पेड़ की शाखा पर आराम से बैठा था। उसके बाएं हाथ में हाल ही में तोड़ा गया एक जंगली फल था, जबकि उसका दाहिना हाथ खाली हाथ में उठा हुआ था। उसकी दिव्य इंद्री लगातार बाल्टुओं पर टिकी हुई थी। मोहुआ के चेहरे पर एक चंचल रुचि का भाव उभर आया, जैसे कि एक बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। वह सही था, जल कारावास तकनीक वास्तव में गति तकनीकों में कुशल साधकों के लिए कारगर थी और यह उनकी अपेक्षा से भी अधिक प्रभावी थी। जब भी बाल्टुओ भागने का प्रयास करता तो वह उसे पकड़कर जल कारावास तकनीक का प्रयोग करता। जल कारावास तकनीक उसे लगभग 2 सांसों तक रोक सकती थी, और उन 2 सांसों में बाल्टुओ के पास अनुभवी मोशान से बचने का कोई मौका नहीं था। बाल्टुओ ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सका। जब भी कोई छोटा सा मौका मिलता, यह अजीब जादू उसे जकड़ लेता। यह त्वरित और सटीक था और इससे बचना असंभव था। बाल्टुओ जितना अधिक लड़ता गया, वह उतना ही अधिक भयभीत और निराश होता गया। वह गतिशीलता तकनीक जिसने उसे बिग ब्लैक माउंटेन में बिना किसी बाधा के घूमने की अनुमति दी थी, इस रहस्यमय और अज्ञात मंत्र द्वारा पूरी तरह से विफल कर दी गई थी। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो आज ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जंगल के किनारे बाल्टुओ और मोशान के बीच लड़ाई जारी रही। बाल्टुओ न तो उसे हरा सका और न ही उससे बच सका, और शुरू में उसने सोचा कि उसका जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ और राउंड के बाद उसे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि मॉन्स्टर हंटर वास्तव में उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। छाया में छुपकर बैठा साधक, जो उन अजीबोगरीब मंत्रों का जाप कर रहा था, उसे वहां रखने के लिए केवल बंदी बनाने की तकनीकों का उपयोग करता था, उसकी जान लेने के लिए कभी भी कोई घातक मंत्र का प्रयोग नहीं करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों व्यक्तियों का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। बाल्टुओ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे शर्म और क्रोध का एहसास हुआ। वे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, न तो उसे मार रहे थे और न ही उसे जाने दे रहे थे। वे शिकारियों की तरह अपने शिकार से मनोरंजन कर रहे थे। ये घोर उपहास और अपमान था। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। बाल्टुओ गुस्से से चिल्लाया। बाल्टुओ मौत का इंतजार करते हुए बैठना नहीं चाहता था। वह रून्स का उपयोग करता रहा और पराजित होने का नाटक करता रहा, तथा भागने का अवसर पाने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहा। लेकिन चाहे वह भागने के कितने भी मौके तलाश ले, अंत में वह जल कारावास तकनीक के कारण हमेशा वहीं जम जाता और उसके सारे प्रयास एक पल में ही गायब हो जाते। मोहुआ की जल कारावास तकनीक के सामने उसकी सारी योजनाएं निरर्थक थीं। बाल्टुओ हैरान और क्रोधित था। आखिर वह छिपा हुआ किसान कौन था? उसकी हर एक चाल उनके नियंत्रण में थी, जिससे उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। अपने सदमे और गुस्से के बीच बाल्टुओ हक्का बक्का था। इस वक्त ये दोनों मुझे मार ही क्यों नहीं देते? आखिर ये क्या करना चाहते हैं? मोशान के साथ काफी देर तक उलझने के बाद बाल्टुओ को दूर से आती हुई 2 आकृतियों, झांग लैन और लुहुई की झलक मिली। बाल्टुओ का दिल और भी अधिक डूब गया। ये खत्म हो गया है, अब बचने का कोई मौका नहीं है। जंगल में मोहुआ की आंखें भी चमक उठीं। बाल्टुओ जैसे किसी व्यक्ति को जल कारावास तकनीक से फंसाने का कई बार अभ्यास करने के बाद वह धीरे धीरे इसमें निपुण हो गया था, और अब उसे यह कुछ हद तक उबाऊ भी लगने लगा था। कुछ समय बाद बिल्ली और चूहे का खेल उबाऊ हो सकता है। वह लुहुई का इंतजार कर रहा था और अब शिकार अंततः आ गया था। मोहुआ थोड़ा मुस्कुराया। झांग लैन और लुहुई कुछ समय से पहाड़ों की खोज कर रहे थे, और मोशान को बाल्टुओ के साथ उलझा हुआ देखकर दोनों उत्साहित हो गए। उन्होंने अपनी चाल की तकनीकों में तेजी ला दी, और कुछ चमक के साथ वे दौड़ पड़े। तीनों व्यक्तियों ने त्रिकोणीय संरचना बनाई और बाल्टुओ को घेर लिया।
बाल्क टुओ निराश होकर गुस्से से बोला, तुम ताओवादी अदालत के कुत्तों के झुंड हो, क्या तुम्हें एक कड़वे अंत तक पीछा करना होगा? झांग लैन ने कोसा, क्या ये साफ नहीं है? अरे जानवर, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। गंजे तुओ का चेहरा फड़क उठा। लू हुई की निगाहें तेज हो गईं और उसने पूछा, बाल्क टुओ, मुझे बताओ, क्या तुमने ही कोन परिवार के युवा मास्टर का अपहरण किया था? बाल्क टुओ ने भौहें चढ़ाईं, कोन परिवार का कौन सा युवा मास्टर? आधे महीने पहले क्या आपने एक व्यापारी कारवां पर छापा मारा था? मैंने इतने सारे कारवां पर छापा मारा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? लू हुई की पलकें झपक गईं, तो फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, कारवां लूटने के बाद आपने किसानों के साथ क्या किया? बाल्क टुओ के मुंह पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे पुरुष थे या महिलाएं। पुरुषों को तो मौके पर ही मार दिया जाता था और महिलाओं को कुछ मौज मस्ती करने के बाद फिर मार दिया जाता था। हालात इस हद तक पहुंच गए थे कि वह किसी भी तरह बच नहीं सकता था। ताओवादी दरबार में उसने जो अपराध किए, उनका अर्थ था मृत्यु, इसलिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। लू हुई का दिल बैठ गया। यदि ऐसा था, तो संभवतः युवा मास्टर कान को बाल्क टुओ ने भ्रमित होकर मार डाला था तथा उसे अपनी पहचान बताने का भी मौका नहीं दिया था। झांग लैन ने तब कहा, चलो कार्रवाई करते हैं, उसे पकड़ते हैं और पूछताछ के लिए ताओवादी न्यायालय में वापस ले जाते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी उंगलियों से जल तलवार तकनीक का निर्माण किया, अब शब्दों को बर्बाद नहीं किया और सीधे बाल्क टुओ पर हमला किया। लू हुई ने भी अपनी तलवार निकाली और बाल्क टुओ के हृदय पर वार किया। बैकवोट मो शान की आंखें चमक उठी जब उसे मो हुआ के निर्देश याद आए। जब कार्रवाई का समय आया तो उसने शारीरिक थकान का बहाना बनाकर अपना वार एक पल के लिए टाल दिया। मो शान की देरी के कारण तीनों व्यक्तियों की घेराबंदी एक क्षण में ही लड़खड़ा गई, जिससे एक त्रुटि उत्पन्न हो गई। बाल्क टुओ ने मौत से लड़ने के अपने समृद्ध अनुभव के साथ पलक झपकते ही इस दोष को पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति जंगली खुशी से भरी हुई थी। उसे यकीन था कि इस बार वह मर जाएगा, और अगर वह नहीं भी मरा तो भी उसे ताओवादी दरबार द्वारा पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि निराशा के उस क्षण में मो शान की गलती ने उसे आशा की एक किरण दिखा दी। बाल्क टुओ ने झांग लैन की जल तलवार तकनीक को चकमा दिया, लू हुई पर वार किया और फिर गति का इस्तेमाल करके पीछे हट गया। उसने तीनों आदमियों के बीच की खामी पहचान ली और बेतहाशा पवन बचने की कला का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही वह उनकी घेराबंदी तोड़कर निकल गया। बाल्क टुओ बाहर निकलने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कोई छिपा हुआ साधक उसे फंसाने के लिए कोई जादू टोना करेगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि छाया में छिपे साधक ने कोई कार्रवाई नहीं की थी या वह अजीब जादू नहीं किया था। क्या मौका है! गंजा तुओ बहुत खुश था, उसकी आंखों में चमक थी, वह अपनी पूरी ताकत से भागा, उसके चारों ओर हवा घूम रही थी, जो उसके पीछे छवियां छोड़ रही थी। लू हुई ने मो शान की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्ण टीएस ध्वनि निकाली, फिर अपनी चाल तकनीक का प्रयोग किया और बाल्क टुओ का पीछा किया। बाल्क टुओ ने यंग मास्टर कान को मार डाला था, इसलिए वे उसे भागने नहीं दे सकते थे। झांग लैन ने कुछ उलझन के साथ मो शान को देखा। अपने अनुभव के आधार पर 100 लड़ाइयों के अनुभवी मो शान ऐसी बुनियादी गलती नहीं करेंगे। तभी उसने देखा कि मो शान ने उसे देखा और धीरे से लू हुई की ओर देखा, जो दूर जा रही थी। झांग लैन एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आया, उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। उसी समय मो हुआ जंगल से बाहर आया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के इरादे समझ गए। फिर वे तेजी से आगे बढ़े और बाल्क टुओ और लू हुई का पीछा करने लगे। लू हुई, जो दौड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा था, अपने दिल में लगातार कोस रहा था। 3 आदमियों ने इस गंजे तुओ को घेर लिया था, फिर भी उसे भागने दिया। ये राक्षस शिकारी सचमुच हद से ज्यादा मूर्ख हैं। हालांकि ये भी ठीक था। अगर वह बाल्क टुओ को पहले पकड़ लेता और उसे नियंत्रित कर लेता या सीधे मार देता, तो इस काम का श्रेय उसे ही मिलता। न केवल वह ताओवादी न्यायालय का मिशन पूरा कर लेता, बल्कि वह युवा मास्टर कान का बदला भी ले लेता। ताओवादी दरबार से मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में तो कहना ही क्या, कोन परिवार भी उनका ऋणी होगा और लाभ भी कम नहीं होंगे। अपने हृदय में इच्छा की आग जलाकर लू हुई ने और भी अधिक प्रयास के साथ बाल्क टुओ का पीछा किया। हालांकि मो हुआ और अन्य लोग केवल कुछ दूरी पर पीछे पीछे चले गए, न तो लू हुई से मिलने के लिए आगे बढ़े और न ही बाल्क टुओ को भागने दिया।
यदि लू हुई रास्ता भूल जाए तो महुआ कृपया झांग लैन को उसका मार्गदर्शन करने की अनुमति देगा। महुआ की दिव्य इंद्री के बंद हो जाने के कारण बाल्टुओ के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था, और इसलिए लू हुई और बाल्टुओ ने अपना पीछा और पलायन जारी रखा। आधे घंटे से अधिक समय के बाद लू हुई ने अंततः बाल्टुओ को पकड़ लिया और उसके साथ मौत तक की लड़ाई में शामिल हो गया। महुआ और अन्य लोग कुछ दूरी पर रुक गए और पास नहीं आए। बाल्टुओ मो शान के खिलाफ संघर्ष करने और फिर अपनी पूरी ताकत से भागने के बाद अब अपनी ताकत के अंत पर था। लू हुई ने भी बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया था, लेकिन वह बाल्टुओ से बहुत बेहतर स्थिति में था। हालांकि वह इस बात से हैरान था कि बाल्टुओ अपनी उत्कृष्ट गतिशीलता तकनीकों के बावजूद बच निकलने में सक्षम क्यों नहीं था। लेकिन उसके पास इन बातों पर विचार करने का समय नहीं था, उसे जितनी जल्दी हो सके बाल्टुओ को पकड़ना था। 1 दर्जन से अधिक दौर की भीषण लड़ाई के बाद धीरे धीरे विजेता सामने आया। लू हुई की तलवार बाल्टुओ के कंधे में घुस गई। बाल्टुओ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, ये जानते हुए कि वह अब और नहीं रुक सकता और अनिच्छा से भर गया, इसलिए उसने गुस्से में अपना चाकू निकाला और लू हुई की छाती पर वार कर दिया। लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि वह लंबी लड़ाई से बहुत थक गया था, उसका चाकू धीमा था और वह निश्चित रूप से लू हुई को नहीं मार पाएगा। लू हुई ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। बाल्टुओ के चाकू से कोई खतरा नहीं था, उसे बस इससे बचने के लिए पीछे हटने की जरूरत थी। लू हुई पीछे हटने ही वाला था कि उसने महुआ की आंखों में दूर से एक ठंडी रोशनी चमकती देखी। उसने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और आध्यात्मिक शक्ति की जंजीरें अचानक प्रकट हुईं, जिसने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया। लू हुई को आधा कदम पीछे हटते ही एहसास हुआ कि वह लकवाग्रस्त हो गया है और वह तुरंत ही भयभीत हो गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, बाल्टुओ का चाकू उसकी छाती पर लग गया। चाकू उसकी छाती के सामने के नर्म कवच को तोड़ता हुआ उसके धड़ में जा लगा और तुरंत ही खून बहने लगा। हुई को अप्रत्याशित रूप से उसके ब्लेड से चोट लगी, ऐसा कुछ जिसकी बाल्टुओ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह समझ नहीं पाया कि लू हुई, जो पहले चकमा दे रही थी, अचानक आधे रास्ते में कैसे चकमा देना बंद कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अति आत्मविश्वास में था, इसलिए उसने जानबूझकर इस हमले को टाला नहीं। लेकिन ऐसा मौका कम ही मिलता था। एक पल के सदमे के बाद बाल्टुओ ने अपना संयम वापस पाया और लू हुई के निचले शरीर पर निशाना साधते हुए फिर से अपना ब्लेड चलाया। लू हुई को सीने में तेज दर्द हुआ और बाल्टुओ के चालाक वार को देखकर उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने जल कारावास तकनीक से आजाद होने के लिए संघर्ष किया और पीछे की ओर भागा। हालांकि जल कारावास तकनीक द्वारा धीमा होने के बावजूद बाल्टुओ ने उसकी जान को काट दिया। लू हुई ने गुस्से में दर्द सहा और अपनी तलवार निकाली। उसकी तलवार तेज और क्रूर थी और बाल्टुओ के दाहिने सीने में जा लगी। बाल्टुओ की आंखें धीरे धीरे बेजान हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ लू हुई भी धीरे धीरे गिर पड़ी। एकांत जंगल में दोनों आदमी मौत तक लड़ते रहे, खून बहता रहा। अंत में उन्होंने एक दूसरे को घायल कर दिया और एक दूसरे की तलवारों और ब्लेडों के नीचे गिर पड़े। ये दृश्य महुआ द्वारा अपने मन में पहले से सोची गई पटकथा के अनुरूप था। महुआ ने सिर हिलाया, जो उसने देखा उससे वह बहुत संतुष्ट था। दूसरी ओर झांग लैन स्तब्ध रह गया। ये कैसा जादू था? इस बच्चे महुआ ने ये कहां से सीखा? ये वास्तव में धूल उड़ाने की जहमत उठाए बिना किसी की हत्या करने जैसा मामला था। झांग लैन ने महुआ के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखा और जान गया कि उसके पास लू हुई से निपटने का एक तरीका है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आश्चर्यजनक होगा। एक सूक्ष्म चाल का उपयोग करके और किसी और को गंदा काम करने देकर उसने बिना किसी प्रयास के लू हुई को फंसा लिया। लू हुई का बाल्टुओ के साथ नष्ट हो जाना पूरी तरह से उचित था और इसमें कोई दोष नहीं था। क्या हम जाकर जांच करें? महुआ ने पूछा। झांग लैन को होश आया, उसने सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी देर रुका रहा, लू हुई के थोड़ा और खून बहने का इंतजार करते हुए। उसके बाद वह और मो शान गिरे हुए जोड़े के पास पहुंचे। महुआ उनके पीछे पीछे चला। वे तीनों लू हुई और बाल्टुओ के पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान से अपनी सांसों की जांच की और एक दूसरे को अफसोस भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। गंजा तुओ मरा नहीं था। लू हुई का वार उसके दाहिने सीने पर था और उसके दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। लू हुई का बहुत खून बह गया था और वह अस्थायी रूप से बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी छाती पर घाव वास्तव में गंभीर नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं हुई थी।
क्या बुरे लोगों का जीवन हमेशा इतना कठिन होता है? महुआ कहने से खुद को रोक नहीं सका। आगे क्या करना है? लू हुई आखिरकार ताओवादी दरबार का एक पर्यवेक्षक था। क्या उन्हें उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? मो शान और महुआ दोनों ने झांग लैन की ओर देखा। झांग लैन ने आह भरते हुए कहा, यह बहुत थका देने वाला है। फिर उसने एक जगह ढूंढी, आराम से बैठ गया और बोला, यहाँ का दृश्य बुरा नहीं है, चलो थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं। महुआ ने चारों ओर देखा। जंगल एकांत था, चारों ओर सूखी लकड़ियां थीं, पैरों के नीचे पत्तियां थीं। इतना सुंदर नजारा कहाँ था? लेकिन महुआ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में दृश्य सुंदर है। फिर वह भी जमीन पर बैठ गया और अपने थैले से शराब, मांस और नाश्ता भी निकाला। तीनों साथ मिलकर मजे से खाने लगे। लू हुई एक तरफ पड़ी थी, अभी भी खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद लू हुई की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह धीरे धीरे होश में आया और दर्द से फुसफुसाने लगा। उसने कांपते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने भंडारण बैग से गोलियां निकाली, उन्हें खा लिया और उनकी शक्ति को परिष्कृत करने के बाद उसकी छाती से खून धीरे धीरे बंद हो गया। मो शान ने उसे खत्म करने के इरादे से अपनी तलवार निकाली, लेकिन झांग लैन ने उसे रोक लिया। झांग लैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। लू हुई ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और झांग लैन तथा अन्य लोगों को देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे मदद न करने के लिए उनसे घृणा होने लगी तथा डर लगने लगा कि वे उसे खत्म कर देंगे। झांग लैन ने चिंता जताते हुए कहा, कोर्ट लीडर लू, क्या आप ठीक हैं? लू हुई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोर्ट लीडर झांग के आशीर्वाद के कारण मैं अभी नहीं मरूंगा। ये सुनकर अच्छा लगा। मुझे सचमुच चिंता थी कि कहीं तुम्हें गंभीर चोट न लग जाए। लू हुई की मुस्कान में कपट भरा था, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद कोर्ट लीडर झांग। लेकिन अंदर ही अंदर वह फूट फूट कर कोस रहा था, चिंतित कि कहीं मैं मर न जाऊं। लू हुई की आंखों में एक विषैली झलक दिखाई दी। उन्होंने इस ऋण को नोट कर लिया था, वह बाद में उनसे हिसाब किताब चुकता कर देंगे। लेकिन उसने इस घृणा को खुले तौर पर दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसे अपने अंदर ही रखा ताकि झांग लैन और मोशान को भड़काने से बचा जा सके और वे उसे हमेशा के लिए चुप करा दें। लू हुई ने हंसते हुए कहा, आप सबकी दयालुता मैं, लू हुई, अपने हृदय में रखूंगी। थोड़ी देर ध्यान करने और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद क्या हम अपनी वापसी यात्रा शुरू करें? झांग लैन ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा लगता है। इसलिए लू हुई ने ध्यान करना और अपने घावों को ठीक करना जारी रखा। दूसरी ओर मो शान ने झांग लैन के साथ मिलकर बालटुओं को जंजीर से बांध दिया, जिसमें अभी भी सांस बाकी थी। मो हुआ ने बालटुओं की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने सोचा, ये गंजा तुओ कितना बेकार है, ये लू हुई को मारने में भी सक्षम नहीं है, यह एक बर्बाद अवसर है। शायद ये लू हुई का भाग्य ही था कि ब्लेड उसके किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। हालांकि महुआ को कोई जल्दी नहीं थी। ये बिग ब्लैक माउंटेन था, मॉन्स्टर हंटर्स का क्षेत्र और एक तरह से उसका क्षेत्र भी। लू हुई के जीवित बचने की कोई संभावना नहीं थी। जब लू हुई के घाव इतने ठीक हो गए कि वह अस्थायी रूप से चल सके तो सभी लोग उठ खड़े हुए और पहाड़ी रास्ते से वापस आते समय बालटुओं पर नजर रखते हुए चल पड़े। जब वे सड़क पर एक दोराहे पर पहुंचे तो महुआ ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और बाईं ओर एक छोटे से रास्ते पर मुड़ गया। मो शान को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वह तुरंत महुआ के पीछे चल पड़ा। झांग लान, जो पहाड़ी रास्तों से अपरिचित था, स्वाभाविक रूप से महुआ के पीछे चल पड़ा। किंगशुआन शहर के लू हुई को बड़े काले पर्वत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसे इस रास्ते में कुछ भी गलत होने का पता नहीं था, इसलिए वह अनजाने में उसके साथ चल पड़ा। सनकरा और अधिक उजाड़ होने के अलावा इस पहाड़ी रास्ते में ज्यादा अंतर नहीं था। कोहरा घना नहीं था तथा धुंध भी विशेष रूप से तीव्र नहीं थी। लू हुई को कोई संदेह नहीं था, लेकिन जैसे ही वह चला उसे अचानक एक तीखी, मछली जैसी गंध महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा और पाया कि गंध का स्रोत महुआ के हाथ में घास के एक गुच्छे से आ रहा था। लू हुई ने भौहें चढ़ाकर पूछा, युवा भाई, तुम्हारे पास किस तरह की घास है? महुआ ने उससे यह बात नहीं छिपाई, ये दानव बदबूदार घास है। वह किसके लिए है? ये देखकर कि वह उसे पहचान नहीं पाया, महुआ ने समझाया, पहाड़ों में बहुत सारे राक्षस जानवर हैं। ये घास मछली जैसी और तीखी है, ये राक्षस जानवरों को भगा सकती है। लू हुई, जो मॉन्स्टर हंटर नहीं थी, को पहले तो कोई समस्या नजर नहीं आई। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जरूर।
मो हुआ ने तुरंत ही राक्षसी बदबूदार घास लुहुई को सौंप दी। इसे प्राप्त करने के बाद लुहुई ने घास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं पाया, न ही छेड़छाड़ का कोई संकेत। एक असामान्य बदबू के अलावा इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। क्या ये बच्चा सचमुच राक्षस जानवरों को भगाने के लिए घास का उपयोग कर रहा था? चलते समय जब लुहुई कुछ सोच रहा था तो उसने अचानक देखा कि मो हुआ और अन्य लोग चुपचाप उससे आगे निकल गए थे। अब वे लगभग 10 कदम दूर थे। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसे अपनी पीठ पर बर्फीली ठंडक महसूस हुई। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए उसने 2 राक्षस जानवरों को देखा जो उसके दोनों ओर झाड़ियों में कहीं से प्रकट हो गए थे। एक जानवर की त्वचा लाल थी और उसके तेज दांत लाल टपका रहे थे। दूसरे जानवर के सफेद फर, लंबे सींग और रक्त लाल आंखें थीं। दोनों राक्षस जानवर उसे गौर से देख रहे थे। लुहुई को तुरंत सच्चाई का एहसास हो गया। राक्षस बदबूदार घास इसकी सड़ती हुई बदबू के साथ। साधक इसे नापसंद करते हैं, लेकिन जानवर इसे पसंद करते हैं। इसका उपयोग राक्षस जानवरों को भगाने के लिए कैसे किया जा सकता है? राक्षस जानवरों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई ये दानव बदबूदार घास अब उसके हाथों में थी। धिक्कार है, इस बदमाश ने मुझे धोखा दिया। क्रोधित होकर लुहुई ने जल्दी से राक्षस बदबूदार घास को फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों राक्षस जानवरों ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं और झपटना शुरू कर दिया था। लुहुई की चोटें अभी भी ताज़ा थीं, इसलिए वह इस समय उन पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते थे। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया और जब वह पूरी ताकत से दौड़ा तो रक्त की हुई बढ़ गई। अगर आज राक्षस जानवरों ने उसे पकड़ लिया होता तो बेशक उसे निगल लिया जाता। इस जिंदगी मौत की स्थिति में अगर उसके जख्म फिर से खुल भी जाते और खून भी रिसने लगता तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती। लुहुई ने अपनी गति तकनीक को चरम सीमा तक बढ़ाया और वह वास्तव में मॉन्स्टर बीस्ट से थोड़ा तेज था, जिससे उनके बीच कुछ दूरी बन गई और उसकी पीठ पर दबाव कम हो गया। तभी उसने मो हुआ को आगे आते देखा, जो मुड़कर उसे मुस्कुराने लगी। ये बदमाश किस बात पर मुस्कुरा रहा है? लुहुई ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि मो हुआ ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, एक खोखली पकड़ बनाई और फिर धीरे से जकड़ लिया। रहस्यमय और भयानक आध्यात्मिक शक्ति अचानक प्रकट हुई, जिसने जल श्रृंखलाओं का निर्माण किया और उसे तुरंत सुरक्षित कर दिया। पलक झपकते ही लुहुई को सब समझ आ गया। बाल्टुओ अपनी तीव्र गति तकनीक के बावजूद क्यों नहीं भाग सका? क्यों वह, हालांकि उस ब्लेड को चकमा देने में सक्षम था, फिर भी उससे बच नहीं सका? क्या ये धोखेबाज छोटा बच्चा था? लुहुई को सब समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल कारावास तकनीक ने उसे कसकर बंद कर दिया था। 2 सांसों से भी कम समय में राक्षस जानवरों ने उसे पकड़ लिया। उनके खुले जबड़े और तीखे दांत उसके कंधे में घुस गए। जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, ने व्यर्थ संघर्ष किया क्योंकि वह 2 प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवरों का मुकाबला नहीं कर सका। दोनों राक्षस जानवर अपने मुंह में मांस को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और लुहुई को क्रूरता से नोचने और काटने लगे। दृश्य कुछ हद तक विभत्स था और मो हुआ को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि लुहुई को यह मिलना ही था। एक क्षण बाद मो हुआ को अचानक अपनी दिव्य इंद्रिय से कुछ महसूस हुआ और उसने झांग लेन से कहा, ताओवादी दरबार से साधक आ रहे हैं। अपनी दिव्य इंद्रिय से वह पहले से ही ताओवादी दरबार के साधकों की सांसों को महसूस कर सकता था। झांग लेन ने अपना सिर हिलाया। लुहुई की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन उसे भस्म नहीं किया जाना चाहिए था। कम से कम उसके शरीर को सभी के सामने साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए था। अन्यथा कौन जानता कि लुहुई की मृत्यु उनसे संबंधित थी या नहीं। झांग लेन ने फिर चिल्लाते हुए कहा, दुस्साहसी जानवरों, तुमने दरबारी नेता लू को मारने की हिम्मत कैसे की? ऐसा कहकर झांग लेन ने जल तत्व की तलवार क्यूई इकट्ठा की और 2 राक्षस जानवरों पर हमला किया। तलवार क्यू ने राक्षस जानवरों पर प्रहार किया, जिससे उन्हें दर्द हुआ। वे चिल्लाए और भयंकर आंखों से झांग लेन को घूरने लगे। मो शान ने भी जानवरों पर हमला करने का अवसर लिया, जबकि मो हुआ ने उन्हें जल कारावास तकनीक से रोककर सहायता की। जल कारावास तकनीक अंतिम चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवरों के विरुद्ध कम प्रभावी थी तथा उन्हें बमुश्किल एक क्षण के लिए बांधती थी, लेकिन वह संक्षिप्त क्षण उनके हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त था, जिससे मो शान को एक अवसर प्राप्त हुआ। कुछ परेशानी के बाद मो शान ने अंततः लुहुई को राक्षस जानवरों के जबड़े से बचा लिया। अपना भोजन छीन लिए जाने पर दोनों राक्षस जानवर क्रोधित हो गए। एक ने मो शान की ओर झपट्टा मारा और दूसरे ने झांग लेन पर हमला किया। मो शान ने अपनी गहन साधना और उत्कृष्ट ताओवादी कौशल पर भरोसा करते हुए
राक्षस जानवरों में से एक से युद्ध करना शुरू कर दिया, मुख्य रूप से बचते हुए और खुद को संभालते हुए। मो हुआ ने आतिशबाजी की और फिर जल पासिंग सटेप तकनीक का उपयोग करते हुए समय खरीदने के लिए अन्य राक्षस जानवर के साथ उलझ गया। दो प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवरों के खिलाफ सीधे टकराव में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे केवल कुछ समय तक ही विलंब करने का रास्ता खोज सकते थे, जब तक कि ताओवादी दरबार से साधक आतिशबाजी देखकर वहां नहीं पहुंच जाते। झांग लैन जल तलवार तकनीक में दूर से सहायता करते हुए मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। मो शान से अपेक्षा की जा रही थी, जो एक मॉन्स्टर हंटर था जिसके पास समृद्ध अनुभव और असाधारण ताकत थी। अंतिम चरण में प्रथम श्रेणी के मॉन्स्टर बीस्ट को रोकना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन छोटा मो हुआ, जो कि क्यूई शोधन के 7वें स्तर पर था, अपनी गतिशीलता तकनीक का लाभ उठाकर अंतिम चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर से भी उलझने में सक्षम था, और यहां तक कि वह अपनी जमीन पर दृढ़ता से पकड़ बनाए रखने में भी सक्षम था। हर बार जब राक्षस जानवर फाड़ने, खरोचने या काटने के लिए झपटा, तो मो हुआ ने चतुराई से हर हमले को चकमा दिया और जल पासिंग सटेप तकनीक की सुंदरता को पूर्णता से प्रदर्शित किया। अपने खाली समय में वह कुछ मंत्र भी बोल सकते थे। कभी कभी ये परेशान करने के लिए फायर बॉल तकनीक होती थी, कभी कभी दुश्मन को फंसाने के लिए जलजेल तकनीक होती थी। उसकी जादू करने की शक्ति बहुत तेज थी, वह अपने हाथ के एक झटके से जादू छोड़ देता था, इसलिए राक्षस जानवर के साथ निकटता में होने पर भी वह हमेशा जादू करने का समय निकाल लेता था। यद्यपि उसके मंत्र जानवर पर मात्र खुजली की तरह थे, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने राक्षस जानवर पर ठोस प्रहार किया। राक्षस जानवर चाहे कितना भी निराश या अपमानित क्यों न हो, मो हुआ को बिल्कुल भी छू नहीं सकता था, यहां तक कि उसे गुदगुदाने के लिए उसे छू भी नहीं सकता था। झांग लैन को दुविधा महसूस हुई। जल पारगमन चरण स्पष्ट रूप से झांग परिवार की अंतिम तकनीक थी, फिर भी इसे मो हुआ द्वारा पूर्णता के साथ नियोजित किया जा रहा था, जो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। इससे उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इस तकनीक का नाम मो रखा जाना चाहिए या झांग। बेहतर होगा कि तुम मेरे झांग परिवार के बुजुर्गों को अपने बारे में न बताओ, वरना वे तुम्हें निश्चित रूप से परिवार में खींच लेंगे, झांग लैन ने मो हुआ को देखते हुए मन ही मन सोचा। कुछ देर रुकने के बाद ताओवादी दरबार के साधक उनका समर्थन करने के लिए आ गए, जिनकी संख्या लगभग 15 या 16 थी, जो तोंगशियान शहर और किंशियान शहर से थे। अब संख्याबल उनके पक्ष में होने के कारण दोनों राक्षस जानवरों ने अनिच्छा से दहाड़ लगाए और उन्हें जंगल में वापस लौटना पड़ा। किंशियान शहर के ताओवादी दरबार के एक साधक ने लू हुई को देखकर आश्चर्य से कहा, नेता लू, आपको क्या हुआ? लू हुई की एक भुजा को एक राक्षस जानवर ने खा लिया था, उसका शरीर खून से लथपथ था, उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं, मुंह में खून भरा हुआ था जिसे वह निगल नहीं पा रहा था। उसने मुंह हुआ की ओर इशारा किया लेकिन बोल नहीं सका। झांग लैन ने लू हुई के कंधे पकड़ लिए और उसे जोर से हिलाया, उसके चेहरे पर दुख के भाव थे और उसने कहा, कोर्ट लीडर लू, तुम्हें क्या हुआ है? कोर्ट लीडर लू, कुछ तो बोलो। लू हुई की अंतिम सांसें कांपने के साथ ही थम गईं, उसका सिर झुक गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर झांग लैन के चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया और उसने शोकाकुल होकर कहा, दरबार के नेता लू, आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मो हुआ ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलकर देखा। बैकवोट ताओवादी दरबार के अनुभवी झांग लैन ने ऐसा अभिनय किया मानो ये सब वास्तविक हो। जो लोग इस बारे में नहीं जानते, वे शायद ये भी सोचेंगे कि लू हुई के साथ उनके गहरे संबंध थे। इस तरह का अभिनय वास्तविक और बनावटी, बिना किसी मतभेद के, मो हुआ को काफी हीन महसूस कराता था। जब झांग लैन ने पुष्टि की कि लू हुई ने सचमुच सांस लेना बंद कर दिया है, तो उसने दुख जताया। दरबारी नेता लू ने पहले बाल तुओ के विरुद्ध जमकर युद्ध किया, उसे परास्त किया, और फिर बाल तुओ को राक्षस जानवरों के मुंह में जाने से बचाने के लिए उन्होंने उन जानवरों से प्राण त्याग तक संघर्ष किया। दुर्भाग्य से वे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके कार्य और संकल्प दोनों ही प्रशंसनीय और प्रशंसनीय हैं। किंगक्सुआन शहर के प्रवर्तन नेता एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। क्या झांग लैन जिस व्यक्ति की बात कर रही थी, वह सचमुच उनका दरबारी नेता लू था? वह उस तरह का व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। प्रशंसनीय और प्रशंसा योग्य शब्दों का दरबारी नेता लू से कोई लेना देना नहीं था, 8 जन्मों में भी नहीं। वह निश्चित रूप से ताओवादी न्यायालय में किसी सार्वजनिक पद के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। झांग लैन ने उन्हें ठंडी नजर से देखा, दरबारी नेता लू मर चुका है, फिर भी तुम बेपरवाह हो। क्या तुम दरबारी नेता लू से असंतुष्ट हो?
ये सुनकर किंगशुआन शहर के प्रवर्तन अधिकारियों के दिल दहल गए। उन्होंने तुरंत सिर झुका लिया, शोकपूर्ण भाव धारण कर लिया और एक के बाद एक बोले, कोर्ट लीडर लू की मृत्यु से हम दुखी हैं और इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। हम कोर्ट लीडर झांग से इस घटना के बाद की स्थिति से निपटने में सहायता की अपील करते हैं। झांग लैन ने सिर हिलाया, गंजे तुओं को पकड़ना साझा श्रेय है और दरबारी नेता लू का योगदान अपरिहार्य है। उसके शरीर को उचित अंतिम संस्कार के लिए किंगशुआन शहर वापस भेज दिया जाना चाहिए। लू हुई की मृत्यु के बाद यहाँ एकमात्र पर्यवेक्षक झांग लैन बचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका वचन ही कानून था। इसके अलावा बाल्क टुओ के पकड़े जाने से उन दोनों को लाभ मिला, ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। जहां तक कोर्ट लीडर लू का सवाल है तो मरा हुआ ही है। वे कई प्रवर्तन नेता क्या कर सकते थे? वे पर्यवेक्षक झांग लैन का विरोध तो कर ही नहीं सकते थे। किंगशुआन शहर के प्रवर्तन नेताओं ने झुककर सहमति व्यक्त की, हम न्यायालय के नेता झांग के निर्देशों का पालन करेंगे। झांग लैन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और निर्देश दिया, सबसे पहले कोर्ट लीडर लू के शरीर को टोंगक्सियन शहर में ताओवादी कोर्ट में वापस भेजें, कोर्ट लीडर को एक नज़र डालने दें और फिर इसे किंगशुआन शहर वापस भेज दें। हाँ, किंगशुआन शहर के प्रवर्तन नेताओं ने लू हुई के शरीर को ले लिया और पहले पहाड़ छोड़ दिया, जबकि मो हुआ झांग लैन के साथ घाटी में लौट आए जहां पाप साधकों ने शरण ली थी। जी किंगबाई और ताओवादी दरबार के कई साधक युद्धभूमि की सफाई कर रहे थे। मो हुआ को देखकर उन्होंने इधर उधर देखा और खुद को रोक नहीं पाए। लू हुई कहाँ है? मो हुआ ने आह भरी, कोर्ट लीडर लू की ड्यूटी निभाते हुए मृत्यु हो गई। जी किंगबाई ने अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाए, कितना समय बीत गया था और वह ड्यूटी करते हुए मर गया। वह लू हुई थी, किंगशुआन शहर के ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक, जिसने स्वयं को एक बाघ बना लिया था और सभी प्रकार की दुष्टताएं करता था। किंगशुआन शहर में इतने सारे ढीले साधक उसके सामने असहाय थे, फिर वह तोंगशुआन शहर में पहुंचते ही अपना कर्तव्य निभाते हुए कैसे मारा गया? एक पल सोचने के बाद जी किंगबाई को धीरे धीरे समझ में आया और उसने सावधानी से पूछा, कोई समस्या तो नहीं होगी? मो शान ने मो हुआ की ओर देखा और असहाय होकर कहा, हमने उस पर उंगली भी नहीं उठाई। मो हुआ हंसा, ये बाल्क टुओ और राक्षस जानवरों थे जिन्होंने लू हुई को मार डाला, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। झांग लैन ने भी सिर हिलाया, बिना किसी सबूत के ताओवादी न्यायालय इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। जी किंगबाई काफी देर तक हक्का बक्का खड़ा रहा, ये समझ पाने में असमर्थ था कि लू हुई को बिना कोई सबूत छोड़े कैसे मार दिया जा सकता है। लेकिन उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी, उसे बस इतना पता होना था कि दुष्ट दरबारी नेता लू मर चुका है। वह पत्थर जो उसके हृदय पर भारी पड़ रहा था, अंततः जमीन पर गिर पड़ा। किंगशुआन शहर के मुक्त साधक भी थोड़ी राहत की सांस ले सकते थे। जी किंगबाई ने सम्मान में अपने हाथ झुकाए और गंभीरता से कहा, किंगशुआन शहर के ढीले कल्टीवेटर्स की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। झांग लैन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो मो हुआ को धन्यवाद दें। जी किंगबाई ने आश्चर्य से मो हुआ को देखा। मो हुआ ने हंसते हुए कहा, यह एक छोटा सा प्रयास था, उन्होंने बस कुछ जल कारावास तकनीकों का प्रयोग किया था, वास्तव में यह एक छोटा सा प्रयास था। हुई की लाश को सबसे पहले तोंगशियान शहर के ताओवादी न्यायालय में भेजा गया, जहां एक प्रवर्तन नेता न्यायालय के नेता झोऊ को रिपोर्ट करने गया। समाचार सुनकर दरबारी नेता झोऊ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और लू हुई के शरीर को देखकर उन्होंने अपनी भौहें और भी सिकोड़ ली और खुद को ये कहने से नहीं रोक पाई, झांग लैन, उस बच्चे ने मुझे फिर से परेशानी में डाल दिया है। ये दरबारी नेता लू तोंगक्सियन शहर में सुरक्षित आया, लेकिन झांग लैन के साथ एक पहाड़ में प्रवेश करने के बाद वह पलक झपकते ही एक लाश में बदल गया। इसके अलावा उसके हाथ और पैर गायब थे, वह एक पूरी लाश भी नहीं थी। वह किंगशुआन शहर के लोगों को ये बात कैसे समझाएगी? क्या यह मामला झांग लैन से असंबंधित हो सकता है? अगर यह बात जोर से कही जाए तो कौन यकीन करेगा? कोर्ट लीडर झोऊ ने प्रवर्तन नेता से पूछा, आखिर हुआ क्या? प्रवर्तन नेता ने झुककर कहा, कोर्ट लीडर झांग के अनुसार कोर्ट लीडर लू बाल्क टुओ का पीछा कर रहे थे और उन्होंने उन पर घात लगाकर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। बाल्क टुओ को ले जाते समय उनका सामना राक्षस जानवरों से हुआ और दुर्भाग्य से लू उन जानवरों के जबड़े में फंसकर कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। कर्तव्य निभाते हुए मरना, दरबारी नेता झोऊ ने उपहास किया, वह जरूर अपनी सफाई साफ कर रहा है।
उस आदमी की मौत अपमानजनक तरीके से हुई, लेकिन उसने अपने लिए एक सम्मानजनक बहाना ढूंढ लिया। लेकिन क्या वह बाकियों को मूर्ख समझता है? जब लाश यही है तो कोई समझदार इंसान ये कैसे नहीं समझ सकता कि लू की मौत असल में कैसे हुई? दरबारी नेता झोउ ने मन ही मन सोचा, अपना सिर हिलाया और लू हुई के शरीर पर एक और नजर डाली। उसकी दिव्य इंद्री ने उसे संक्षेप में देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह तकनीक काफी साफ है। लू हुई के शरीर पर केवल 2 घातक घाव थे। इनमें से एक घाव कल्टीवेटर के कारण हुआ था, जिसके घाव पर वायु प्रणाली आध्यात्मिक शक्ति के अवशेष के हल्के सफेद निशान थे। जिस व्यक्ति ने उसे घायल किया वह स्पष्टतः बाल्टुओ था। वायु आधारित आध्यात्मिक जड़ें काफी दुर्लभ हैं और उनके ताओवादी दरबार में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक जड़ वाला एक भी साधक नहीं मिला। इस मिशन के किसी भी साधक के पास वायु आधारित आध्यात्मिक मूल नहीं थे। इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को नकली नहीं बनाया जा सकता था। दूसरा था राक्षस जानवरों के काटने के निशान। घावों पर जानवरों की लार की अवशिष्ट दुर्गंध थी, साथ ही लाल राक्षसी शक्ति भी थी। वह वास्तव में राक्षस जानवरों द्वारा मारा गया था। ये तो और भी कम नकली था। दरबारी नेता झोउ आश्वस्त महसूस करने लगे और झांग लैन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जिसे सिखाया जा सकता है। कुछ चीजें वह कर सकता है, लेकिन उसे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए, न ही ताओवादी न्यायालय के लिए परेशानी पैदा करनी चाहिए। यदि वह आंखें मूंद ले, मानो कुछ हुआ ही न हो, तो बाहरी दुनिया के लिए एक स्पष्टीकरण होगा। चून की स्पष्टीकरण मिल गया था और अब कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए दरबारी नेता झोउ को राहत महसूस हुई। उसने लू हुई के शरीर पर एक बार फिर नजर डाली और मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मर गया। किंगशुआन शहर का ताओवादी दरबार, ऊपर से नीचे तक गंदा और धुंधला, पूरी तरह भ्रष्ट। ये असल में क्या है? दरबारी नेता झोउ ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में वह उनके प्रति अत्यंत घृणा की भावना रखती थी। हालांकि वह सदाचार की प्रतिमूर्ति होने का दावा तो नहीं कर सकती थी, पर उसके पास ज़मीर जरूर था। ज्यादा से ज्यादा उसने कुछ रिश्वतें लीं, लेकिन कभी भी लोगों का खून खराबा करने की हद तक नहीं गई, हड्डियों समेत। हालांकि वह केवल तोंगक्सियन शहर की दरबारी नेता थी और केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के मामलों का प्रबंधन कर सकती थी। किंगक्सुआन शहर के मामलों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। दरबारी नेता झोउ ने आह भरी, फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। झांग लैन ने लू हुई को कैसे मार डाला? लू हुई की चोटों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें वास्तव में बाल्टुओं और फिर मॉन्स्टर बीस्ट्स द्वारा चोट पहुंचाई गई थी। लेकिन निश्चित रूप से चीजें इतनी सरल नहीं थीं। दरबारी नेता लू चालाकी से भरा हुआ था, वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता था। लू हुई क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर थी और झांग लैन भी। उसकी ताकत थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसके लिए लू हुई को बिना कोई निशान छोड़े मारना संभव नहीं था। कोई तो होगा जिसने मदद की होगी। दरबारी नेता झोउ चुपचाप विचार कर रहा था। जो लोग झांगलान, मोशान और जी किंगबाई के साथ पहाड़ पर उतरे थे, वे संभवतः मदद करने वाले थे। और कौन हो सकता है? उसके दिमाग में महुआ की आंखों में धूर्तता भरी नजर घूम गई। दरबारी नेता झोउ की दाढ़ी सहलाने की क्रिया रुक गई और वह थोड़ा चौंक कर रुकी। क्या ये हो सकता है कि उस बच्चे महुआ ने भी कोई हरकत की हो? जितना अधिक दरबारी नेता झोउ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक ये संभव प्रतीत हुआ। महुआ को जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी युवावस्था के बावजूद उसे सामान्य मानदंडों से नहीं आंका जा सकता। विचारों में सावधानी, योजना बनाकर आगे बढ़ना, उनके तरीके साफ सुथरे, कोई निशान नहीं छोड़ते। दरबारी नेता झोउ ने अपना सिर हिलाया और लू हुई की ओर फिर से देखा, अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए। अच्छा मारा। उस समय महुआ, झांगलान और अन्य लोग अभी भी घाटी में थे जहां पाप साधक छिपे हुए थे। ये घाटी बाल्टुओ और उसके साथियों के लिए शरण स्थली थी, जहां वे रहते थे और अपनी गलत कमाई को छिपाते थे। घाटी में बड़ी और छोटी दोनों तरह की लगभग 1 दर्जन गुफाएं थीं। गुफाओं के अंदर बिस्तर, गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां, भोजन और साधकों के दैनिक जीवन और ताओ साधना के लिए अन्य विभिन्न आवश्यकताएं थीं, जो दर्शाती है कि पाप साधकों का ये समूह काफी समय से यहाँ छिपा हुआ था। घाटी में जितने भी पाप साधक थे, जिन्हें मारना चाहिए था वे मारे गए और जिन्हें पकड़ना चाहिए था वे पकड़े गए, एक भी नहीं छूटा। अब केवल चोरी का माल जब्त करना बाकी रह गया है। पाप साधकों के इस समूह ने हत्याएं की थीं और अनेक चीजें लूटी थीं, अनेक प्रकार की वस्तुएं, जिनमें से अधिकांश इस घाटी में छिपाई गई थीं। कुछ कम मूल्यवान वस्तुओं को पाप साधकों द्वारा इतनी सावधानी से नहीं देखा गया और वे मूलतः हर जगह बिखरी हुई थीं।
ताओवादी दरबार के साधकों ने एक एक करके प्रत्येक गुफा की तलाशी ली, जब्त किए गए सामानों की गिनती की, उनका रिकॉर्ड रखा और फिर उन्हें घाटी के केंद्र में रख दिया। घाटी में पहले से ही काफी सामान इकट्ठा हो चुका था। आध्यात्मिक कलाकृतियां, गोलियां, पुस्तकें और सभी प्रकार की विविध वस्तुएं, वह सब कुछ जिसके बारे में कोई सोच सकता है। लेकिन ये स्पष्ट था कि यह सब कुछ नहीं था। बाल्क टूओ इतने लंबे समय से बिग ब्लैक माउंटेन को लूट रहा था, ये सिर्फ ये वस्तुएं नहीं हो सकती थीं। वे कहाँ छिपे हैं? भौहें चढ़ाते हुए झांग लैन ने घाटी की खोज जारी रखी, किसी भी गुप्त कक्ष या तंत्र की तलाश करते हुए अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त किया। तभी उसने देखा कि महुआ एक चट्टान की दीवार के सामने खड़ा होकर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। झांग लैन ने पास आकर चट्टान की दीवार पर हाथ से दस्तक दी। आवाज सामान्य थी, कोई असामान्यता नहीं थी। झांग लैन ने पूछा, क्या ये खोखला है? महुआ ने अपना सिर हिलाया। अपनी दिव्य इंद्रियों से कई बार जांच करने पर भी कुछ न मिलने पर झांग लैन को वह एक साधारण चट्टान की दीवार जैसी लगी। तो उसने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने अपनी दिव्य इंद्रिय से इसे साफ किया और देख सका, महुआ ने लापरवाही से कहा। ठीक है, झांग लैन ने आह भरी। यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। इस बच्चे की दैवीय भावना पहले से ही उसकी अपनी भावना से अधिक मजबूत हो गई है। ये राहत की बात थी कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी दिव्य अनुभूति महुआ से कमजोर थी। क्यूई शोधन के 9वें स्तर के साधकों में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनकी दिव्य अनुभूति महुआ से तुलना की जा सकती थी। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? महुआ ने अपना सिर हिलाया। अंदर एक संरचना है और इसे बलपूर्वक तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, और हमें नहीं पता कि कोई जाल है या नहीं। क्या आपके पास कोई रास्ता है? झांग लैन ने पूछा। महुआ ने सिर हिलाया। मैं इस संरचना को तोड़ने की कोशिश करूंगा। झांग लैन की पलकें झपक गईं। गठन तोड़ो। ठीक है अंकल झांग, आप भी इसके बारे में जानते हैं? महुआ ने उत्सुकता से झांग लैन की ओर देखते हुए पूछा। बेशक, झांग लैन ने लापरवाही का नाटक करते हुए कहा, लेकिन वह अंदर से कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। ये बच्चा, उसे कैसे पता चला कि संरचनाओं को कैसे तोड़ा जाता है? उन्होंने झांग परिवार के कबीले स्कूल में गठन प्रशिक्षक से केवल गठन को तोड़ना शब्द का उल्लेख सुना था, और तब भी इसे अस्पष्ट रूप से रखा गया था। उस प्रशिक्षक को भी संरचना तोड़ने की बारीकियां स्पष्ट नहीं थी। उसने कहा था कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य संरचना मास्टर सीख सके, इसमें महारत हासिल करना तो दूर की बात है। मिश्रित संरचनाएं स्थापित करना एक बात थी, और अब संरचनाएं तोड़ना भी एक बात थी। क्या ये वास्तव में ऐसी बात है जो एक प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण मास्टर को पता होनी चाहिए? झांग लैन ने खांसते हुए सावधानी से पूछा, इस संरचना को तोड़ना यह इतना आसान नहीं है ना? अगर तुम इसे नहीं तोड़ सकते तो कोई बात नहीं, मैं किसी से इसे तोड़वा दूंगा, भले ही इसमें थोड़ी मेहनत लगे। महुआ ने अपना सिर खुजलाया। वह बस ये देख रहे थे कि इस चट्टान की दीवार पर किस संरचना का उपयोग किया जा सकता है और इसे तोड़ने के लिए किस संरचना पैटर्न का उपयोग किया जाए, इस पर विचार कर रहे थे। कुछ देर तक देखने के बाद उसे कुछ सुराग मिल गए। महुआ ने कहा, ठीक है, मुझे करने दो। ये संरचना जटिल नहीं है, शायद प्रथम श्रेणी की भी नहीं है, इसलिए इसे तोड़ना आसान होगा। महुआ ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा। पहली दर से नीचे की संरचनाओं को तोड़ना वास्तव में काफी आसान था, लेकिन किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए किसी को बहुत आत्मविश्वास से बात नहीं करनी चाहिए। अगर वह संरचना को तोड़ने में असफल रहा तो ये काफी शर्मनाक होगा। प्रथम श्रेणी से नीचे आसानी से टूट जाने वाला, झांग लैन ने आह भरी। ठीक है, तो फिर खुद की तुलना करने से बेहतर कुछ नहीं है जिससे खुद को निराश महसूस किया जा सके। झांग लैन ने महुआ के कंधे पर थपथपाया। हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। साधकों के पास संरचनाओं से निपटने के लिए सामान्यतः दो तरीके होते हैं, एक है संरचना को तोड़ना और दूसरा है संरचना को सुलझाना। संरचना को तोड़ने में साधकों को अपनी साधना या मार्शल आर्ट पर भरोसा करके संरचना की आंखों, माध्यमों, धुरी या पैटर्न को बलपूर्वक नष्ट करना शामिल है। केवल एक फॉर्मेशन मास्टर ही किसी फॉर्मेशन को हल कर सकता है, और तब भी इसका उपयोग केवल अल्पसंख्यक फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा ही किया जाता है, जिनके पास फॉर्मेशन में व्यापक अनुभव और उच्च स्तर की उपलब्धि होती है। गठन पैटर्न के उत्पादक और विनाशकारी परस्पर क्रिया का उपयोग करना, गठन धुरी के खुलने और बंद होने की संरचना या गठन को हटाने के लिए गठन आंख के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का उचित या विपरीत प्रवाह, गठन को हल करने का गठन करता है।
वर्तमान में मुहुआ संरचनाओं को हल करने के लिए केवल एक ही तकनीक जानता है, जो कि संरचना पैटर्न के बीच उत्पादक और विनाशकारी संबंधों के माध्यम से है। अभी अभी पत्थर की दीवार के आर पार आधे दिन तक दिव्य दृष्टि से निरीक्षण करने के बाद मुहुआ ने अंदर चित्रित संरचना का लगभग अनुमान लगा लिया था। पत्थर की दीवार के अंदर की संरचना मुख्यतः पंचतत्वों, पृथ्वी और पाषाण संरचना और अन्य बिखरी हुई छोटी संरचनाओं से मिश्रित प्रतीत होती है। एक पाप साधक के लिए ये संरचना पहले से ही बुरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन मुहुआ की नज़र में यह वास्तव में प्रभावशाली नहीं था। मुहुआ ने भंडारण बैग से स्याही और ब्रश निकाले और पत्थर की दीवार पर आकृतियां बनाना शुरू कर दिया। व्यवहार में किसी संरचना को विघटित करने के लिए संरचना पैटर्न के बीच उत्पादक और विनाशकारी संबंधों का उपयोग करने से दो परिदृश्य उत्पन्न हो सकते हैं, भीतर से समाधान और बाहर से समाधान। अंदर से हल करते समय पैटर्न देखे जा सकते हैं और संरचना को हल करने के लिए तैयार किए गए पैटर्न संरचना मीडिया के समान ही होते हैं। मुहुआ नियमित रूप से जो अभ्यास करते थे वह था स्वयं चित्र बनाना और स्वयं समाधान करना, वास्तव में भीतर से समाधान करने के अंतर्गत आता है। तुलनात्मक दृष्टि से ये थोड़ा आसान है। जब बाहर से समाधान किया जाता है तो ये गठन मीडिया के माध्यम से किया जाता है, गठन पैटर्न को देखने की क्षमता के बिना। व्यक्ति को संरचनाओं के प्रकार का अनुमान लगाने के लिए संरचनाओं के अपने अनुभव और समझ पर निर्भर रहना चाहिए, दिव्य ज्ञान के साथ संरचना पैटर्न के स्थान को समझना चाहिए और इसी स्थान पर प्रतिकारक पैटर्न बनाना चाहिए जो एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देंगे, जिससे संरचना अप्रभावी हो जाएगी। वर्तमान स्थिति बाहर से समाधान करने की थी। इससे पहले मुहुआ ने कभी भी इस तरह से किसी संरचना को हल करने की कोशिश नहीं की थी। सौभाग्य से पत्थर की दीवार पर चित्रित संरचना जटिल नहीं थी और संरचनाओं में मुहुआ के अनुभव और दिव्य भावना की ताकत के साथ संरचना पैटर्न के सटीक स्थानों को इंगित करना संभव था। अगला कदम केवल प्रतिकारक पैटर्न बनाना था, जो कि काफी सरल था। 2 कप चाय बनाने में लगे समय में मुहुआ ने पत्थर की दीवार पर संरचना को हल करने के लिए संरचना पैटर्न बनाना समाप्त कर दिया था। ये पैटर्न संरचना में संरचना के समान लेकिन एक विशेष ब्रशवर्क के साथ उत्पत्ति और विनाश के सिद्धांतों को समाहित करते हैं, जो दर्पण में संरचना के प्रतिबिंब के समान है, अजीब और गहरा। झांग लैन ने आश्चर्य से जीभ चटकाते हुए देखा। मुहुआ के अंतिम ब्रश स्ट्रोक के साथ संरचना का समाधान पूरा हो गया। पत्थर की दीवार पर बने पैटर्न बहते हुए प्रकाश से चमक उठे, जैसे आध्यात्मिक शक्ति भीतर तक फैल गई हो। फिर धरती और पत्थर ऐसे सरसराए मानो छाल सूख गई हो और पेड़ों के पैटर्न गिर गए हों। पूरी पत्थर की दीवार धीरे धीरे दरक गई और उसका रंग मौसम की मार से भूरा हो गया। झांग लैन मन ही मन आश्चर्यचकित थी, ये वास्तव में सफल रहा। इसके अलावा ये देखते हुए कि मुहुआ ने इसे कितनी आसानी से संभाला, ये स्पष्ट था कि यह कोई संयोग नहीं था, ये संरचनाओं को सुझाने में कौशल की वास्तविक गहराई थी जिसने पहली कोशिश में ही सफलता दिलाई। झांग लैन ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि उसने मुहुआ की प्रतिभा को कम करके आंका था। अब इसे केवल संरचनाओं के लिए प्रतिभा नहीं माना जा सकता, बल्कि उनमें एक ठोस उपलब्धि माना जा सकता है। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि एक युवा साधक किशोरावस्था में ही संरचनाओं को हल करना सीख गया है। झांग लैन के दिल में काफी भावुकता थी। पत्थर की दीवार पर निर्माण कार्य समाप्त होने के साथ ही उसकी सुरक्षा भी समाप्त हो गई। किसी को दीवार तोड़ने की जरूरत थी। मुहुआ ने झांग लैन की ओर देखा, जिसने धीरे से कहा, मैं शरीर साधक नहीं हूं। मुहुआ ने उसे कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देखा और मोशान को पुकारा, पिताजी। मोशान, जो दूर खड़ा था, उसकी बात सुनकर उसके पास आया। क्या बात है? मुहुआ ने पत्थर की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी, इसे तोड़ना होगा। मोशान ने सिर हिलाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी शारीरिक शक्ति को जगा दिया और एक ही मौके से पत्थर की दीवार चकनाचूर हो गई। धूल के जमते ही दीवार के अंदर का नजारा सामने आ गया। यह एक बड़ी गुफा थी, अंधेरी और बहुत सूखी। गुफा में आत्मा के पत्थर भरे हुए थे, विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियां बिखरी हुई थीं, तथा कोनों में असंख्य बोतलें और जार रखे हुए थे, जिनमें से अधिकांश में गोलियां थीं, साथ ही कुछ बढ़िया शराब भी थी। मुहुआ ने कुछ चौंक कर देखा, फिर अंदर से थोड़ा असहज महसूस किया। यहाँ जितने अधिक ताओवादी साधना संसाधन हैं, उतने ही अधिक साधकों को लूटा गया है, तथा उतने ही अधिक लोग इन पाप साधकों के हाथों मारे गए हैं। झांग लैन के चेहरे पर गहरी भावनाएं थीं और उसने आह भरते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि हमने उन पाप साधकों से चाहे जितनी भी पूछताछ की, उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया।
अब जब ये गुफा खोज ली गई है तो भले ही उन्होंने पहले कोई गंभीर अपराध न किया हो, अब उनका विनाश निश्चित है। चोरी के सामान से भरी एक गुफा, कितने लोगों को उन्होंने लूटा और मारा है। हमें इन चीजों से कैसे निपटना चाहिए? मो हुआ ने पूछा। झांग लैन ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, फिर भी हमें उन्हें वर्गीकृत करना चाहिए और रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया, कई व्यापारी कारवां और किसान लापता हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। यहाँ मौजूद वस्तुओं का उपयोग पहचान की पुष्टि करने, ये जानने के लिए किया जा सकता है कि पापी किसानों के इस समूह ने किन व्यापारी कारवां को लूटा और किन किसानों को मार डाला। लापता किसानों के कई परिवार अभी भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे वे जिंदा हो या मर गए, कम से कम उन्हें एक स्पष्टीकरण तो मिलना ही चाहिए। ये कहते हुए झांग लैन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ताओ साधना खतरों से भरी है। अपर्याप्त साधना के कारण एक बार खतरे का सामना करने पर जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित हो जाते हैं। मो हुआ ने ये सुना और सहमति में सिर हिलाया। झांग लैन ने मो हुआ की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो तुम उसे पहले ले सकती हो। इस बार तुमने बहुत अच्छा योगदान दिया है और ताओवादी दरबार तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देगा। कुछ चीजें लेना तुम्हारे लिए ही उचित है। मो हुआ ने एक पल सोचा, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। छोड़ो भी, इनमें से ज्यादातर चीजें उन निर्दोष लोगों की हैं जो नाइंसाफी में मारे गए। चलो इन्हें वापस ले लेते हैं और पहले इनका पंजीकरण करते हैं। इनकी पहचान की पुष्टि हो जाने से कम इनके परिवारों को कुछ राहत तो मिलेगी। झांग लैन ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए मो हुआ की ओर देखा। मो हुआ ने एक बार फिर गुफा के चारों ओर देखा, फिर अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि कोन शेंग के व्यापारी कारवां का सामान यहाँ नहीं है। क्या वे गोलियां नहीं हैं? कोन शेंग का कारवां गोलियों का व्यापार करता था। झांग लैन ने ऐसा कहा, फिर अचानक उसका दिल धड़क उठा। नहीं, ये सही नहीं है। वह एक कोने में गया, गोलियों की कई बोतलें उठाईं, ढक्कन खोले और उन्हें सूंघा। अनायास ही उसकी भौहें तन गईं। ये पुरानी गोलियां हैं, इनकी खुशबू बहुत फीकी है, ये हाल ही में लूटी नहीं गई हैं। चूंकि वे गोलियों का व्यापार करते थे, इसलिए पुरानी गोलियां बेचना असंभव था, और यदि वे अच्छी गोलियों के स्थान पर घटिया उत्पाद भी बेचते तो वह उनका एक छोटा सा हिस्सा ही होता। अधिकांश गोलियां पिछले 6 महीनों के भीतर बनाई गई होंगी। नई बनी गोलियों में तेज खुशबू होती है, लेकिन पुरानी गोलियों की खुशबू धीरे धीरे गायब हो जाती है। इस गुफा में सभी गोलियां पुरानी हैं और उनकी गंध कमजोर है। इसका मतलब यह है कि इन पाप साधकों ने हाल ही में किसी भी गोली व्यापार करने वाले व्यापारी कारवां को नहीं लूटा है। असंभव। झांग लैन ने अपनी उलझन व्यक्त की। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये सारी गोलियां खा ली हों? एक क्षण सोचने के बाद उसने अपना अनुमान नकार दिया। उनमें से 20 या 30 लोग, भले ही उन्होंने चावल की तरह गोलियां खाए हों, वे इतने कम समय में उन सभी को नहीं खा सकते थे। ये सुनकर मो शान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हमारे आने से पहले इस घाटी में खून की गंध नहीं थी। इसका मतलब ये था कि पाप साधकों का ये समूह लोगों को मारने के लिए यहाँ नहीं लाएगा। इसके अलावा बाल्टुओ ने स्वयं जो कहा उसके अनुसार, जब वे लोगों को मारते और लूटते थे तो वे आमतौर पर इसे मौके पर ही करते थे। वे लोगों को मारते थे और फिर सामान लूट लेते थे। जब कोन शेन के कारवां को लूटा गया तो घटनास्थल पर ज्यादा खून नहीं था, केवल संघर्ष के निशान थे और नरसंहार का कोई सबूत नहीं था। यदि उन्हें राक्षस जानवरों ने खा लिया होता तो दृश्य कहीं अधिक रक्तरंजित होता। एक क्षण के लिए तीनों को गहरा भ्रम हुआ। तार्किक रूप से बाल्टुओ को कारवां को लूटना चाहिए था और कारवां के किसानों को मारने से पहले गोलियां ले लेनी चाहिए थी। कोन शेन को व्यापारियों के साथ मर जाना चाहिए था। लेकिन अब इसे देखते हुए बाल्टुओ और उसके समूह ने उस कारवां को नहीं लूटा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कोन शेन को भी नहीं मारा था। तो फिर वह कारवां कहाँ गया? और कोन शेन, क्या वह मर गया है या नहीं?